see the fire in your eyes. It makes me feel, it takes me high. So bring it on, girl. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है साइलेंस ऑफ द मॉन्स्टर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें दो मेल लीड्स होने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम है चू फेंग। फेंग काफी सीरियस लड़का है जो बहुत ही कम बोलता है और ये एक लॉक स्मिथ है जो दुनिया का कोई भी लॉक खोल सकता है। वहीं हमारे दूसरे मेल लीड का नाम है लियो बिन, जो काफी फनी है और बहुत ही ज्यादा बोलता है और ये पुरानी से पुरानी चीज का प्राइस एकदम एक्यूरेट बता सकता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक साथ एक ही घर में रहते हैं, पर इनकी लाइफ तब चेंज होती है जब इनके साथ इनके घर में दो गर्ल्स रहने आती हैं। तो गाइज ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लियो बिन को देखते हैं जो एक डायमंड की प्राइस बताने आया होता है, लेकिन वो उसके ऑनर को बताता है कि ये डायमंड तो फेक है। ये सुनकर वो कस्टमर जो उस डायमंड को खरीदने आया था वो उसे खरीदने से मना कर देता है, लेकिन डायमंड का ऑनर अपने कुछ आदमियों को बुला लेता है और उस कस्टमर को जबरदस्ती उस डायमंड को खरीदने के लिए मजबूर करने लगा। कस्टमर को तो अपनी जान ज्यादा प्यारी थी तो उसने डायमंड को खरीदने के लिए हाँ कर दी, लेकिन हमारे लियो बिन को ये मंजूर नहीं था और वो कस्टमर को भगाकर वहाँ से ले गया। दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जिसके पास लियो बिन का मैसेज आता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। और हाँ, इस बार मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कस्टमर तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन बेचारा लियो बिन उन लोगों के हाथ लग गया। वो लोग उसे काफी मार रहे थे, कहने लगे कि तुम्हारी वजह से हमारा कस्टमर हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन लियो बिन की जबान तो अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। वो ऐसी हालत में भी उनसे बहस किए जा रहा था। उसकी बातें सुनकर उन लोगों को और भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग उसे एक इंजेक्शन लगाने लगते हैं। तभी वहाँ फेंग की एंट्री होती है और वो लियो बिन को बचा लेता है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर उन लोगों से फाइट करने लगे और फिर अपने घर चले गए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें लियो बिन मजे में सो रहा होता है और वहीं फेंग सुबह सुबह उठकर चाबियां बना रहा होता है। उसकी मशीनों की आवाज से लियो बिन बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया और उसे फेंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इसके बाद वो भी खड़ा होकर नीचे आ गया जहाँ वो देखता है कि उसकी ग्रैनी उनके विंटेज स्टोर पर ज्वेलरी खरीदने के लिए आई होती है और ये विंटेज स्टोर उन्होंने अपने घर में ही खोल रखा था। लियो बिन उनके पास जाकर ज्वेलरी सेलेक्ट करने में उनकी हेल्प करने लगा। तभी ग्रैनी कहने लगी कि मैंने सुना है तुमने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। इस पर लियो बिन फेंग से कहने लगा कि जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तब तो तुम किसी को नहीं बताते और जब मैं कोई गड़बड़ करता हूँ तो तुम सबको बता देते हो। फेंग बोला कि तुम सुबह सुबह थोड़ा शांत नहीं रह सकते क्या। लियो बिन उसके पास जाते हुए कहने लगा कि तुम मुझसे शांत होने की कह रहे हो और जो रोज सुबह तुम चाबियां घिस घिस कर इतनी आवाज करते हो उसका क्या। ये सुनकर फेंग उससे बात करने से ही मना कर देता है, तो बेचारा फिर से वहाँ से उठकर अपनी ग्रैनी की हेल्प करने के लिए चला गया। अगले सीन में हम इस ड्रामा की फर्स्ट फीमेल लीड सुयुई को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और इसका काम पर आज पहला दिन है। सुयुई के पास पहला केस एक कपल का आता है जो उसके सामने ही बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगते हैं, जिससे सुयुई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और साथ में आज रात को उसे अपनी एक आइडियल की परफॉर्मेंस देखने जाना था, तो उससे वेट नहीं हो रहा था कि कब वो ऑफ टाइम पर अपने घर जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयुई अपनी आइडियल की परफॉर्मेंस देखने के लिए पहुंच जाती है। उसकी आइडियल शाओ यू है जो कि सी पॉप ग्रुप की एक मेंबर है और उसके ग्रुप का नाम है स्टार मून गर्ल्स और शाओ यू इस ग्रुप की सबसे फेमस मेंबर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओ यू फेंग को अपने घर पर लॉक सेट करवाने के लिए बुलाती है क्योंकि उसको अपने हेटर से बहुत ज्यादा खतरा था। वो फेंग से एक ऐसा इलेक्ट्रिक लॉक लगाने को कहती है जो उसके अलावा और कोई ना खोल सके, लेकिन फेंग वहाँ इलेक्ट्रिक लॉक ना लगाकर एक नॉर्मल सा लॉक लगा देता है और कहने लगा कि इलेक्ट्रिक लॉक को तो कोई भी आसानी से खोल सकता है, भले ही आपने कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया हो, लेकिन मेरे इस लॉक को आपके अलावा और कोई नहीं खोल पाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयुई की कंपनी में उसके सीनियर से एक केस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी सुयुई अपने एक कलीग से बहस करने लग जाती है। ये दोनों रोज ही इसी तरह झगड़ा करते रहते हैं जिससे उनके सीनियर्स भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन दोनों को फिर से झगड़ा करते हुए देखकर उनका सीनियर उन्हें वहाँ से उठाकर एक कोने में बिठा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई अपनी आइडियल शाओयू की कंपनी में एक केस के बारे में मीटिंग करने गई होती है और वो वहाँ पे यही विश कर रही थी कि काश उसकी आइडियल शाओयू उसके सामने आ जाए। इसके बाद जब वो केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है तभी शाओयू वहाँ आ जाती है और शुई तो उसे देखती ही रह गई। इसके बाद जब वो वापस अपने घर आती है तब भी वो अपनी आइडियल के बारे में ही सोच रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उसकी आइडियल के जस्ट सामने ही खड़ी थी। फिर वो सोचने लगी कि जब वो आई थी तब मैं कहीं स्टूपिड तो नहीं लग रही थी। वो कितनी ज्यादा प्रीटी थी, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं आज उनसे मिली भी थी। अगले सीन में हम उसकी आइडियल शाओयू को देखते हैं जो शावर लेने के लिए गई हुई थी। बाहर से एक आवाज आती है तो वो तुरंत बाहर जाकर चेक करने लगी, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, बट उसे ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ अभी अभी कोई आया था। इसके बाद वो फेंग के पास कॉल करके बताती है कि तुमने जो लॉक लगाया था उसे तोड़कर कोई मेरे घर के
अंदर आया था। इस पर फेंग कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, उस लॉक को तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसके बाद शाओयू से मिलने के लिए बुला लेती है। जब फेंग उससे मिलने के लिए जा रहा होता है तभी लियो बिन कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद वो उसके साथ चलते चलते फेंग की वीडियो बना रहा होता है। फेंग उससे वीडियो बंद करने के लिए कहता है तो लियो बिन कहने लगा कि मैंने कहा था कि हम अपनी लाइफ के कुछ मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तुमने इस पर एग्री भी किया था तो अब तुम मना नहीं कर सकते। इसके बाद वो शाओयू से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और फेंग उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी सुई उन दोनों को शाओयू के पास देखती है तो उसको लगता है कि वो दोनों उसके आइडियल को चोट पहुंचाने वाले हैं, तो वो वहां जाकर उन दोनों को मारने लग जाती है और बेचारे फेंग का तो उसने चश्मा भी तोड़ दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई उन दोनों से माफी मांग रही होती है। कहने लगी कि मुझे लग रहा था कि तुम दोनों इनका पीछा कर रहे थे और इसीलिए मैंने तुमसे फाइट की थी, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों को इसके बदले में मुआवजा दे दूंगी। तभी शाओयू फेंग से कहने लगी कि तुमने जो लॉक लगाया था उसे तोड़कर कोई मेरे रूम में आया था, मैंने तुमसे इलेक्ट्रिक लॉक लगाने को कहा था पर तुमने नॉर्मल लॉक लगा दिया। फेंग बोला कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई मेरे लगाए हुए लॉक को तोड़ सके। तभी शुई कहने लगी कि शाओयू अब मेरी क्लाइंट है और तुम्हारे लॉक की वजह से मेरे क्लाइंट को प्रॉब्लम हुई है, मैं तुम पर कभी भी मुकदमा कर सकती हूँ। तभी लियो बिन कहने लगा कि मुकदमा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही पता लगा लेंगे कि वो आदमी कौन था। इसके बाद वो दोनों शाओयू के घर जाकर लॉक चेक करने लगते हैं। वही सुई तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, आखिर उसकी आइडियल अब उसकी क्लाइंट जो बन गई थी। वही फेंग लियो बिन से कह रहा था कि तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो, जाओ जाकर उन दोनों से बात करो। इस पर लियो बिन कहने लगा कि वो लॉयर तो फाइटिंग करने में अच्छी है, उसको बात करनी कहाँ आती होगी। फेंग बोला कि तुम मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर बेचारा लियो बिन पीछे जाकर खड़ा हो गया। फेंग उस लॉक को चेक करने के बाद कहने लगा कि मेरे लॉक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अंदर जाकर एक बार घर को ही चेक करना पड़ेगा। इसके बाद वो अंदर जाकर घर को चेक करने लगते हैं लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तभी शाओयू के पास किसी का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे रूम में कुछ फ्लावर्स रखे हैं, वो तुम्हारा गिफ्ट है और तुम उन्हें हमेशा अपने पास रखना। ये मैसेज पढ़कर शाओयू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उन फ्लावर्स को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग और लियो बिन वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाते हैं। लियो बिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगा कि हमारी एक कैट नहीं मिल रही है, तो हमको कॉरिडोर और लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। इस पर गार्ड कहने लगा कि क्या तुम्हारी कैट भी लिफ्ट से ऊपर गई होगी। इसके बाद वो दोनों सीसीटीवी फुटेज देखकर वापस आ जाते हैं लेकिन उनको यहाँ भी कोई एविडेंस नहीं मिला। फेंग कहने लगा कि जब वो आदमी घर से बाहर गया होगा तो वो कैमरे में कैप्चर क्यों नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी घर के अंदर ही छुपा हुआ हो। इसके बाद वो दोनों शाओयू के घर वापस आ जाते हैं। लियो बिन उनसे कहने लगा कि तुम दोनों को भूख लगी होगी, चलो बाहर डिनर के लिए चलते हैं। ये सुनकर शुई कहने लगी कि अभी लॉक वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तुम्हें इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो शाओयू से कहने लगी कि हमको पुलिस को बता देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कुछ कर पाएंगे। तभी लियो बिन बोला कि हमने तो पूरा घर चेक कर लिया पर हमें तो यहाँ कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। शाओयू उस दिन काफी स्ट्रेस में थी इसलिए उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, चलो एक साथ डिनर के लिए चलते हैं ताकि इसे भी थोड़ा रिलैक्स फील होगा। फिर वो सब वहाँ से डिनर के लिए चले गए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शुई अपने काम पर वापस आ जाती है। तभी वहाँ एक लड़की दौड़ती हुई आती है जिसका नाम जाओ चैन है। वो शुई से कहने लगी कि मैं काफी दिनों से जॉब पर नहीं आई थी पर मैंने सुना है कि यहाँ कोई नई लॉयर आई है, क्या वो तुम ही हो। इस पर शुई उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आती है और उनको बताने लगी कि मैं तुम्हारी कम्युनिटी की नई पुलिस ऑफिसर हूँ। फिर जाओ चैन उन दोनों से अपने साथ ब्रेकफास्ट करने को कहती है लेकिन वो दोनों मना कर देती हैं। वो तीनों साथ में बातें कर रही होती है तभी वो फेंग को कंपनी के अंदर जाते हुए देखती हैं। जाओ चैन उन दोनों से कहने लगी कि ये हमारी कम्युनिटी का सबसे हैंडसम लड़का है। जब वो उसकी तरफ देख रही होती है तभी फेंग भी उसको देख लेता है और उसके देखते ही शुई अपनी नजरें नीचे कर लेती है। इसके बाद जाओ चैन उसे बताने लगी कि इसका नाम चू फेंग है और ये एक लॉक स्मिथ है। शुई बोले कि वो लॉक स्मिथ है तो उसका यहाँ क्या काम। जाओ चैन बताने लगी कि वो यहाँ लोगों को लेक्चर देने आता है कि कैसे वो अपने लॉक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जो अंदर लोगों को लेक्चर दे रहा होता है। तभी वो खिड़की के पास जाकर शुई को देखने लगा क्योंकि शुई से उसे फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था। जब ऑफ टाइम पर फेंग अपने घर वापस जा रहा होता है तभी जाओ चैंग उसे शुई से इंट्रोड्यूस करवाने लगी। फेंग बोला कि मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाते जाते एक बार शुई की तरफ देखने लगा। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो शाओयू के घर में घुसा था। वो शाओयू का एक क्रेजी फैन है और वो अभी भी उसके घर में ही छुपा हुआ था। इस वक्त घर में कोई नहीं था तो वो आराम से घर में घूम रहा था। तभी लियो बिन और फेंग वहाँ आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और साथ में शुई और शाओयू भी वहीं होती है। इसके बाद पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है। तभी शाओयू का सीनियर वहाँ आता है, उसे डांटते हुए कहने लगा कि तुमने यहाँ पुलिस को क्यों बुलाया है, तुम्हें पता भी है इसकी वजह से तुम्हारे कितने शोज कैंसिल हो गए हैं, अब हमें उनको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तभी एक पुलिस ऑफिसर शाओयू से स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। शाओयू का सीनियर पुलिस ऑफिसर से उसे ले जाने से मना
करता है, लेकिन वो लोग उसे लेकर चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओयू के साथ वो तीनों भी पुलिस स्टेशन गए होते हैं। शुई उनसे पूछने लगी कि तुम दोनों को कैसे पता लगा कि वो आदमी शाओयू के घर में ही छुपा हुआ था। इस पर लियोबिन फेंग के ग्लासेस पहनकर डिटेक्टिव की एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि इसका आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ। शाओयू उस दिन बहुत जल्दी में थी तो उसने अपने घर की सफाई नहीं की थी, पर जब हम उसके घर गए तो वो बिल्कुल क्लीन था और वहाँ एक टॉवल भी गीला था, तो इसका मतलब हमारे जाने से पहले वहाँ किसी ने शावर लिया था। इसके बाद शुई कहने लगी कि हमने तो घर में हर जगह ढूंढ लिया था, पर तब तो हमको कुछ नहीं मिला। फेंग बताने लगा कि वो शाओयू के बेड के नीचे छुपा हुआ था और उसके घर से जाने के बाद ही बेड से बाहर आता था। शुई कहने लगी कि तुमको ये सब पहले से ही पता था, तो तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं पकड़ा। इस पर लियोबिन कहने लगा कि हम बहुत फेमस डिटेक्टिव हैं, पहले हम सस्पेंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद ही हम सच रिवेल करते हैं। इस पर फेंग उसे डांटते हुए कहने लगा कि हम कोई डिटेक्टिव नहीं है, अब चुपचाप से मेरे ग्लासेस नीचे रख दो। इसके बाद शुई फेंग से और भी काफी सारे सवाल पूछने लगी, तो फेंग लियोबिन से कहने लगा कि तुम अपने आप को डिटेक्टिव बोल रहे थे ना, तो अब इसके सारे सवालों के जवाब तुम ही दो। ये कहकर फेंग वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे लियोबिन भी वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ एक वेटर आकर उनको बताने लगी कि शाओयू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिर वो उनको एक फोटो दिखाते हुए कहने लगी कि ये दोनों तुम ही हो ना, जब वो अरेस्ट हुई थी तब क्या तुम दोनों भी वहीं थे। इस पर लियोबिन कहने लगा कि हाँ, हम दोनों भी वहीं थे, पर पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया, वो तो सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए गई थी। इसके बाद लियोबिन फेंग से कहने लगा कि उस लॉयर ने पुलिस को बुलाकर शाओयू के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा दी। मुझे यकीन है कि जब शुई वापस काम पर जाएगी तो उसके बॉस उसे पक्का डांटेंगे। ये सुनकर फेंग थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि आखिर शुई अब उसकी क्रश है। अगले सीन में हम शुई को देखते हैं जो काफी उदास बैठी हुई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया गया है जिसमें उसके बॉस उसको डांट रहे थे, कहने लगे कि तुमने वहाँ पुलिस को क्यों बुलाया, तुमसे शाओयू के केस में इन्वॉल्व होने के लिए किसने कहा था, तुम उसकी फैन हो इसीलिए तुम उसके केस में पर्सनली इन्वॉल्व हो गई, पर जो तुमने किया वो बिल्कुल अनफेयर था। और ये सब याद करके शुई काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। इसके बाद वो अपने घर वापस चली जाती है, पर उसे अपने बैग में घर की चाबी नहीं मिलती। अगले सीन में हम शुई की फ्रेंड जाओ चैन को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में आई हुई थी जिसमें फेंग और लियोबिन आए हैं। तभी उसके पास शुई का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मेरे घर की चाबी नहीं मिल रही। इस पर जाओ चैन कहने लगी कि फेंग घर का लॉक खोलने में तुम्हारी हेल्प कर देगा, लेकिन शुई कहने लगी कि नहीं, मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगी। वही फेंग ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई अपने घर के बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ फेंग आ जाता है और उसके डोर का लॉक खोल देता है। इसके बाद शुई उसे उसके पैसे ट्रांसफर कर देती है। तभी फेंग उससे उसका फोन मांगता है और उसमें अपने नंबर सेव कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते हुए सोचने लगा कि इसका लॉक इतनी आसानी से कैसे खुल गया, कहीं इसके साथ भी तो वो ही नहीं हो रहा जो शाओयू के साथ हुआ। वही दूसरी ओर हम शुई को देखते हैं जो फेंग के नंबर देखते हुए उसी के बारे में सोच रही थी। तभी उसके घर का डोर नॉक होता है और जब वो खोलती है तो देखती है कि वहाँ फेंग था जो घर के अंदर आकर उसके घर की इन्वेस्टिगेट करने लगा। शुई कहने लगी कि मैं 6 महीने से यहाँ रह रही हूँ, पर आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी मैं शाओयू की तरह कोई बड़ी स्टार थोड़े ही हूँ। मेरे मकान मालिक को किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना था, इसीलिए उन्होंने मुझे ये घर रेंट पर दे दिया। तभी फेंग को वहाँ एक पेंटिंग दिखती है और जब वो उसको अच्छे से चेक करता है तो उसे वहाँ एक लेंस मिला। जब वो इस लेंस को लियोबिन को दिखाते हैं तो वो बताने लगा कि ये एक माइक्रो कैमरा है। ये सुनकर शुई काफी ज्यादा परेशान हो गई। लियोबिन बताने लगा कि ये बहुत ही एडवांस कैमरा है, जब कोई रूम के अंदर नहीं होता है तो ये ऑफ हो जाता है, और जब कोई रूम के अंदर आता है तो ये ऑटोमेटिक उसे डिटेक्ट कर लेता है और ऑन हो जाता है। शुई उससे उसका मेमोरी कार्ड निकालने को कहती है, लेकिन लियोबिन बताता है कि इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं होता, इसमें जो भी रिकॉर्ड होता है वो लाइव टेलीकास्ट होता है। ये सुनकर शुई काफी ज्यादा रोने लग जाती है और सोचने लगी कि मैं पिछले 6 महीने से हर वक्त इस कैमरे की नजर में थी। तभी फेंग उससे इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहता है। वो तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और पुलिस शुई के मकान मालिक से पूछताछ कर रही होती है। मकान मालिक बताने लगा कि मैंने उस दिन ड्रिंक कर रखी थी तो मैं गलती से शुई के घर पर चला गया। मुझे लगा कि वो लॉयर है तो काफी अमीर होगी, लेकिन मुझे इसके घर पर सिर्फ 20 युआन मिले। मुझे नहीं पता था कि ये तो मुझसे भी बड़ी गरीब है। मैंने वो पैसे वापस रख दिए और वहाँ से चला गया, लेकिन मैंने इसके घर पर कोई कैमरास नहीं लगाए। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बाहर आकर उन तीनों को बताने लगा कि हमने मिस्टर कांग से पूछताछ कर ली है, पर हमें ऐसा कोई रीजन नहीं मिला जिससे हम उन पर शक करें। मकान मालिक से भी पूछताछ करेंगे, एंड डोंट वरी, हम आपकी वीडियोस को भी जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो तीनों घर वापस जाने लगे और फेंग कहने लगा कि क्या तुम अब भी उसी घर में वापस जाने वाली हो। तभी लियोबिन बोला कि हमारे घर में थोड़ा फ्री स्पेस है, अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो। इस पर शुई कहने लगी कि नहीं, मेरे यहाँ पर काफी सारे फ्रेंड्स हैं तो मैं उनके साथ रह सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद फेंग लियोबिन से बोला कि आज तुम एक ब्लाइंड डेट पर जाने वाले थे ना, तो अभी तक गए क्यों नहीं। लियोबिन बोला कि आज तो मेरी कोई ब्लाइंड डेट नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझे यहाँ से भेजने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तभी फेंग एक टैक्सी रुकवाता है और जबरदस्ती लियोबिन को उसमें बिठाकर वहाँ से भेज दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई अपने घर जा रही होती है, तभी वो बीच में रुककर रोने लग जाती है और
फैंग उसे रोते हुए देख लेता है। इसके बाद वो घर वापस जाकर सामान पैक करने लगी और तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे मारने के लिए स्टिक्स उठा ली, पर वहाँ कोई और नहीं बल्कि फैंग था। इसके बाद फैंग उसे लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग उसके लिए होटल में एक रूम बुक करवा देता है और साथ में पूरे रूम को अच्छे से चेक करता है कि कहीं यहाँ पे भी तो किसी ने कैमरे नहीं छुपा रखे। इसके बाद वो शुयू से बोला कि तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद शुयू काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी और वो अपने पेरेंट्स से भी हेल्प के लिए नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वो अपने काफी सारे फ्रेंड्स के पास कॉल करके पूछने लगी कि क्या तुम मुझे कोई घर रेंट पर दिलवा सकते हो। तभी उसकी एक फ्रेंड बताती है कि हमारे पड़ोस में ही एक घर है जहाँ पर तुम रेंट पर रह सकती हो। शुई कहने लगी कि क्या मैं वहाँ के मकान मालिक पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। इस पर उसकी फ्रेंड कहने लगी कि हाँ वो घर बिल्कुल सिक्योर है, तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। इसके बाद शुई फैंग और लियोबिन के घर चली जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड ने जो घर बताया था वो उन्हीं का था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन फैंग से कहने लगा कि शुई को यहाँ बुलाने के पीछे तुम्हारा क्या इरादा है। फैंग कहने लगा कि तुम्ही ने तो उससे कहा था कि हमारे घर में फ्री स्पेस है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया। इसके बाद लियोबिन शुई को अपनी शॉप के बारे में बताने लगा कि वैसे तो ये शॉप मेरी ग्रैनी की है पर वो यहाँ बहुत कमाती है, इसलिए शॉप का इंचार्ज अब मैं ही हूँ। इसके बाद वो उसको उसका रूम दिखाता है और कहने लगा कि पहले ये रूम फैंग का था पर अब से तुम यहाँ रहोगी। तभी फैंग भी वहाँ सुयू का सामान लेकर आ जाता है। सुयू से कहने लगी कि मैंने तुम्हारा रूम ले लिया, तुम्हें मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी ना। तभी लियोबिन कहने लगा कि नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम तो बहुत खुश हैं कि हमें एक किराएदार मिल गया जो हमारे साथ इस घर का रेंट शेयर करेगा। फिर उन दोनों के जाने के बाद वो उस रूम में अपना सामान सेट करने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई हेयर ड्रायर लेने के लिए बाथरूम में जा रही होती है और तभी वहाँ से फैंग बाहर आता है। उन दोनों को एक साथ देखकर लियोबिन कहने लगा कि तुम दोनों अंदर जाने के लिए फाइटिंग कर रहे हो क्या, पर मुझे यकीन है कि फाइटिंग में तो शुई ही जीतेगी। तभी शुई से बताने लगी कि नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ हेयर ड्रायर लेने आई थी। इसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और लियोबिन पूछने लगा कि क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो। शुई कहने लगी कि हाँ, तुम दोनों ने मेरी सही समय पर हेल्प कर दी, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, पर मुझे यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम है, तुम दोनों बॉयज हो और अब मैं यहाँ रहने आ गई हूँ। तो वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले लियोबिन कहने लगा कि डोंट वरी, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। शुई कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाहती थी कि कहीं मेरी वजह से तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी। जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स को यहाँ बुलाऊं तो क्या तुम दोनों को उससे कोई प्रॉब्लम होगी। लियोबिन कहने लगा कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फैंग को किसी वुमेन को घर में रखना पसंद नहीं है। तभी फैंग उससे कहने लगा कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़कर अपनी ब्लाइंड डेट्स पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद शुई अपने रूम में जाकर अपनी आइडियल शाओयू का पोस्टर देखती है और सोचने लगी कि पता नहीं है वो कैसी होंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई एक जंगल में होती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, जिसमें लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये लड़की वही है ना जो उस वीडियो में थी, ये एक लॉयर होकर इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है। तभी अचानक से शुई की नींद खुलती है और उसे पता लगता है कि ये तो बस एक ड्रीम था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन जब सुबह सुबह उठकर आता है तो देखता है कि शुई अपने लैपटॉप में एक लड़की का वीडियो देख रही थी जो किसी ने सीक्रेटली बनाकर पोस्ट कर दिया था। लियोबिन उससे कहने लगा कि तुम इतनी एरोटिक वीडियोस क्यों देख रही हो। शुई कहने लगी कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसी वीडियोस को लोग इस वेबसाइट पर बेच देते हैं। लियोबिन कहने लगा कि इसका मतलब तुम एक एक करके अपनी वीडियोस को इस वेबसाइट पर ढूंढ रही हो। तभी फैंग वहाँ आकर शुई से कहने लगा कि तुम ब्रेकफास्ट करो और ये काम लियोबिन कर लेगा। लियोबिन कहने लगा कि मुझे भी तो ब्रेकफास्ट करना है और मैं सुबह सुबह इतनी एरोटिक वीडियोस नहीं देख सकता। इसके बाद शुई ऑफिस जा रही होती है और तभी उसे वहाँ एक लेटर मिलता है। वो उसको देख ही रही होती है कि तभी फैंग आकर उससे वो लेटर छीन लेता है और वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जिसको मजबूरन एरोटिक वीडियोस देखनी पड़ रही थी जो उससे देखी नहीं जा रही थी और वो सोचने लगा कि मुझे लगता है कि ये सब देखने के बाद तो मुझे संन्यास ही लेना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस शुई के मेन मकान मालिक से पूछताछ कर रही थी लेकिन उनको उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस नहीं मिला। इसके बाद वो मकान मालिक शुई से कहने लगा कि मेरे घर पर तुम्हारे साथ ये सब हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर डोंट वरी, मैं उस विलेन को ढूंढने में तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद वो मकान मालिक वहाँ से चला गया लेकिन शुई को तो उसी पर शक हो रहा था। फिर वो एक टैक्सी रुकवाकर उसकी कार का पीछा करने को कहती है। तभी वो देखती है कि फैंग और लियोबिन भी आकर उसी टैक्सी में बैठ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों उसके मकान मालिक मिस्टर ली की पूरी डिटेल्स निकालने लगते हैं और काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद लियोबिन को उस वेबसाइट पर मिस्टर ली की आईडी मिल जाती है और वो उसको पुलिस स्टेशन में जाकर दिखा देते हैं। इसके बाद पुलिस मिस्टर ली को फिर से पूछताछ करने के लिए बुला लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग के पास पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि हमने मिस्टर ली की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हमको पता लगा है कि उसके पास एक तिजोरी है जिसमें उसके खिलाफ एविडेंस मिल सकते हैं। फिलहाल तो हमने मिस्टर ली को छोड़ दिया है और 3 घंटे में ही उनकी कनाडा की फ्लाइट है। अगर उनकी फ्लाइट से पहले हमको एविडेंस मिल जाते हैं तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस फैंग से उस तिजोरी का लॉक खुलवा रही होती है और वहीं दूसरी ओर मिस्टर ली अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। फैंग को लॉक खोलते हुए 2
2 घंटे बीत चुके थे पर उससे वो लॉक खुल ही नहीं रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर लियोबिन से कहने लगी कि तुमने तो कहा था कि ये कुछ ही सेकंड्स में लॉक खोल देता है, अब तो 2 घंटे हो चुके हैं फिर भी इससे लॉक क्यों नहीं खुला। लियोबिन कहने लगा कि नॉर्मल लॉक स्मिथ बिना पासवर्ड के एक लॉक खोलने में 10 घंटे लगा देते हैं, इसे तो अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, डोंट वरी वो थोड़ी देर में लॉक खोल देगा। वहीं दूसरी और मिस्टर ली की फ्लाइट का टाइम हो गया था, वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी फैंग वो लॉक खोल देता है और पुलिस तुरंत आकर मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। जब सुई को पता लगा कि मिस्टर ली अरेस्ट हो गए हैं तो वो जल्दी से दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन आ गई और उनसे पूछने लगी कि आपको मेरी वीडियोस मिली या नहीं। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहने लगी कि हमारी साइबर पुलिस ने उन कैमरास को अच्छे से चेक किया है, उनमें ना तो कोई वीडियो स्टोर होती है और ना ही ट्रांसफर होती है। ये सुनकर सुई को काफी रिलैक्स फील होता है और इसके बाद वो तीनों एक साथ घर वापस चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग सबके लिए डिनर बना रहा होता है और तभी वहाँ सुई आकर कहने लगी कि आज डिनर मैं बना देती हूँ। इस पर फैंग उसे रेसिपी बताकर वहाँ से चला गया और सुई डिनर बनाने लगी। इसके बाद वो डिनर के लिए फैंग को बुलाने जाती है तो देखती है कि वो सोफे पर ही सोया हुआ था। सुई धीरे से जाकर उस पर कंबल ओढ़ देती है और फिर उसका चश्मा उतारने लगती है, लेकिन तभी फैंग उसका हाथ पकड़ देता है और सुई को काफी इम्प्रेस फील हो रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी लियोबिन सुई से कहने लगा कि तुम्हें कुछ भी खाने का मन हो तो फैंग को बता देना, ये वो डिशेज भी बना सकता है जो इसको बनानी ना आती हो। इसके बाद सुई पूछने लगी कि मुझे इस खाने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, अब हम एक साथ खाना खाते हैं तो इसका खर्चा भी तो हमको बराबर बांटना होगा। तभी लियोबिन फैंग से कहने लगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ फ्री का खाना खा रहा था। इस पर फैंग कहने लगा कि ठीक है अब तुमने याद दिलाई दिया है तो इस साल के खाने का बिल अब तुम ही पे करोगे। लियोबिन बोला कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम अपने फ्रेंड से बिल कैसे मांग सकते हो। फिर वो सुई से कहने लगा कि खाने के बिल के बारे में बाद में सोचना, पहले तुमने जो फैंग का चश्मा तोड़ा था उसका तो बिल पे करो। सुई कहने लगी कि जैसे ही मेरी सैलरी मिलेगी मैं तुरंत ही इसका बिल पे कर दूंगी। तभी फैंग उन दोनों को चुप कराकर खाना खाने को कहता है। डिनर के बाद फैंग लियोबिन से प्लेट्स धोने को कहता है तो लियोबिन कहने लगा कि कल भी मैंने ही प्लेट साफ की थी, आज तुम करोगे। तभी सुई कहने लगी कि कोई बात नहीं, प्लेट्स मैं साफ कर देती हूँ। तभी वो दोनों एक साथ उससे कहते हैं कि लड़कियों को प्लेट्स नहीं धोनी चाहिए। इसके बाद लियोबिन फैंग से कहने लगा कि आधी प्लेट्स मैं साफ कर देता हूँ लेकिन आधी तुम्हें करनी पड़ेगी। इस पर फैंग बोला कि मुझे आधा काम करना पसंद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया और लियोबिन को उस पर बहुत गुस्सा आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई का बॉस उसे बताता है कि तुम्हारी आइडियल में सावयू कहीं मिसिंग है और उसकी कंपनी के लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। तुमने उसका केस हैंडल किया था तो तुम्हारे पास उसके कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, तुम उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो और कुछ पता लगे तो मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वो कई बार अपनी आइडियल के पास कॉल करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो घर जाकर फैंग और लियोबिन से अपनी आइडियल को ढूंढने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों उसे काफी जगह ढूंढ लेते हैं लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद सुई काफी परेशान होकर उन दोनों से कहने लगी कि मुझे पता है वो इस वक्त कैसा फील कर रही होंगी, आखिर उनके साथ भी तो वही हुआ था जो मेरे साथ हुआ है। मेरी हेल्प करने के लिए तुम दोनों हो पर उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके, इसलिए हमको ही उसकी हेल्प करनी चाहिए। लियोबिन कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे और उसकी हेल्प भी करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपने काम के बाद अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है और उसे एक बॉक्स देते हुए कहने लगा कि मैंने इसमें 1 साल से पैसे सेव करके रखे हैं और अब इनसे मुझे मेरी मॉम को एक गिफ्ट देना है लेकिन इसकी चाबी कहीं खो गई है, तो क्या आप इसे खोल सकते हैं। फिर फैंग उसे वो बॉक्स खोल कर दे देता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी वो एक शॉप पर सुई की आइडियल को देखता है और फिर तुरंत सुई को कॉल करके उसके बारे में बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई अपनी आइडियल से मिलने आ जाती है और उससे कहने लगी कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी कंपनी के लोग तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे। इस पर उसकी आइडियल कहने लगी कि अब उनको मेरे बिना ही मैनेज करना होगा क्योंकि अब मैं उस कंपनी में वापस नहीं जाना चाहती और ना ही अब मैं स्टार बनकर रहना चाहती हूँ। तभी सुई उसे कहने लगी कि पहले आप एक बैकअप डांसर थी और फिर आपने बहुत मेहनत की और सी-पॉप ग्रुप की सबसे फेमस मेंबर बन गई, तो फिर आप इस तरह गिव अप कैसे कर सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हुआ था, किसी ने मेरे घर में कैमरास लगवा दिए थे। उस वक्त मैं बहुत अकेली हो गई थी और मुझ में अपने पेरेंट्स को भी ये सब बताने की हिम्मत नहीं थी। फिर मुझे 2 नए फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मेरी हेल्प की और वो बुरा आदमी भी पकड़ा गया। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में भी इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही दूसरी और फैंग भी उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है और सुई की आइडियल को उनकी स्पीच सुनकर ये रियलाइज हो गया था कि उसको फिर से अपने सी-पॉप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर वो वहाँ से दौड़ती हुई जाती है और उस स्टेज पर पहुंच जाती है जहाँ उसकी परफॉर्मेंस होने वाली है और उसके फैंस भी उसको वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी और सुई भी अपनी आइडियल की परफॉर्मेंस देख रही थी। तभी लियोबिन कहने लगा कि तुम वहाँ लाइव देखने क्यों नहीं गई। इस पर सुई बोली कि मेरी आइडियल मेरे हट में है और मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यकीन है कि वो यहाँ से भी मेरे लव को फील कर लेंगी। तभी सुई के पास उसकी आइडियल का मैसेज आ जाता है जो उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोल रही थी। ये मैसेज पढ़कर सुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है, आखिर उसकी आइडियल अब उसकी फ्रेंड जो बन गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई एक
कोल्ड ड्रिंक शॉप पर होती है और तभी वहाँ लियोबिन भी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आता है। वो शुई को बताने लगा कि मैं आज डिनर के लिए घर नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। इस पर शुई कहने लगी कि क्या आज भी तुम किसी ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। लियोबिन बोला कि तुम फैंग की बातों पर विश्वास क्यों करती हो, मैं बहुत इनोसेंट लड़का हूँ, मैं सच्चे प्यार में बिलीव करता हूँ, वैसे ब्लाइंड डेट्स में भी कुछ बुराई नहीं है। तभी शुई पूछने लगी कि अब तक तुम कितनी ब्लाइंड डेट्स पर जा चुके हो। लियोबिन बताता है कि मैं 75 ब्लाइंड डेट्स पर जा चुका हूँ, पर सारी की सारी फेल हो गई क्योंकि हमारी मेंटल पर्सनैलिटीज बिल्कुल नहीं मिलती थी। और मैं फर्स्ट साइट लव में बिलीव रखता हूँ, लेकिन किसी भी ब्लाइंड डेट पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। शुई कहने लगी कि फिर तुम ये ब्लाइंड डेट्स कंटिन्यू क्यों कर रहे हो। इस पर लियोबिन बोला कि ये मेरे पेरेंट्स का ऑर्डर है और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग डिनर बना रहा होता है और तभी शुई भी घर वापस आ जाती है। फिर फैंग उससे अपने साथ डिनर करने को कहता है। इसके बाद शुई उसे बताने लगी कि लियोबिन डिनर पर नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पर गया है। फिर वो फैंग से पूछने लगी कि क्या वो हमेशा ही ब्लाइंड डेट्स पर रहता है। इस पर फैंग शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है तो शुई कहने लगी कि मुझे गलत मत समझो, मैं ये मेरे लिए नहीं किसी और के लिए पूछ रही थी। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गया होता है और साथ में उस लड़की का कजन भी उसके साथ आया था। वो लड़की लियोबिन से पूछने लगी कि तुम कितने पैसे कमाते हो और क्या तुम्हारा खुद का घर है। इस पर लियोबिन बताने लगा कि नहीं, मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट रेंट पर ले रखा है। फिर वो लड़की कहने लगी कि तुम्हारा फ्रेंड क्या काम करता है। लियोबिन बताने लगा कि वो एक लॉक स्मिथ है और वो दुनिया का कोई भी लॉक खोल सकता है। तभी उस लड़की का कजन उससे कहने लगा कि ज्यादातर लॉक इसमें चोर ही होते हैं, तो तुम थोड़ा इनसे संभल कर रहना। ये सुनकर लियोबिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से कहने लगा कि मैं अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर दोबारा उसके बारे में कुछ गलत बोला तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल थीफ कैसा होता है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उसके कैप्टन से फैंग के बारे में बात कर रही होती है। वो कहने लगी कि फैंग कुछ ही सेकंड्स में लॉक खोल सकता है, उसको ये सब किसने सिखाया होगा और अगर उसने इलीगल काम करने शुरू कर दिए तो उसको कौन रोक सकता है। इस पर कैप्टन बोला कि वो ऐसा नहीं करेगा, उसका मास्टर इलीगल काम करता था, उसने तो उसको भी जेल भिजवा दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक हॉरर लव स्टोरी है और अब इसमें एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है, मतलब आपको हॉरर एंड रोमांस एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन अपनी ग्रैनी और फैंग को बता रहा होता है कि आज मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है और इसीलिए मुझे एक आर्ट म्यूजियम में जाना है। जब उसकी ग्रैनी इस म्यूजियम के बारे में सुनती है तो वो उसको बताने लगी कि उस म्यूजियम में एक बहुत ही बड़ा बॉक्स है जिसको लोग वन एंड ओनली के नाम से जानते हैं। उस बॉक्स के अंदर क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि वो बॉक्स मरे हुए लोगों से मिलवा सकता है और वो लोगों को पाताल लोक में भी ले जा सकता है। लियोबिन को तो ये सब सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी फैंग कहने लगा कि अगर वो बॉक्स मरे हुए लोगों से मिलवा सकता है तो मैं भी उसे जरूर देखना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि फैंग के किसी रिलेटिव की डेथ हो चुकी है और अब वो उससे मिलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन उस म्यूजियम में पुरानी चीजों की प्राइस बताने के लिए आ जाता है क्योंकि वहाँ का डायरेक्टर उन चीजों को बेचना चाहता था। तभी लियोबिन उस डायरेक्टर से कहने लगा कि मैंने सुना है यहाँ कोई बहुत बड़ा बॉक्स है। वो डायरेक्टर से बताने लगा कि उस बॉक्स को हम कुछ समय पहले बेचना चाहते थे, लेकिन बेचने से पहले अचानक ही उसका लॉक खराब हो गया और उसे कोई भी नहीं खोल पाया। लियोबिन कहने लगा कि बस इतनी सी बात है, मेरा फ्रेंड तो उस लॉक को कुछ ही सेकंड्स में खोल देगा। तभी डायरेक्टर बोला कि वो लॉक थोड़ा अजीब है, जैसे ही लोग उसके पास जाते हैं तो उनको अचानक से ठंड लगने लगती है और अब कोई भी उस बॉक्स के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। मिस्टर वैंग के अलावा कोई नहीं जानता था कि उस बॉक्स के अंदर आखिर क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन फैंग को उस लॉक को खुलवाने के लिए लेकर आ जाता है। जब फैंग उस लॉक को खोल रहा होता है तो देखता है कि वो लॉक एक बर्ड की शेप में था। तभी वहाँ का डायरेक्टर उनको बताने लगा कि ये बहुत ही पुराने टाइम का लॉक है। एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा युद्ध हुआ करते थे और युद्ध के टाइम कुछ वुमेन्स इस लॉक से अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती थी। अगर अगले दिन ये लॉक अपने आप खुल जाता था तो इसका मतलब होता था कि उनका हस्बैंड युद्ध से सेफली वापस आ जाएगा और अगर ये लॉक नहीं खुलता था तो वो वुमेन्स या तो उस रूम से अचानक गायब हो जाती थी या फिर मर जाती थी। फैंग जब उस लॉक को खोल रहा होता है तो उसे अचानक से ठंड लगने लग जाती है और अगले ही पल वो एक जंगल में पहुंच जाता है और उसे वहाँ एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसका नाम लेकर उसे बुला रही थी। तभी लियोबिन उसे बॉक्स के पास से उठा देता है। फैंग उस डायरेक्टर से कहने लगा कि मैं आज इस लॉक को नहीं खोल सकता, मुझे इसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग और लियोबिन एक साथ कॉफी पी रहे होते हैं। तभी लियोबिन कहने लगा कि आज तो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम ये मानते हो या नहीं। फैंग कहने लगा कि तुम ही तो मुझे वो बॉक्स खोलने के लिए लेकर गए थे। लियोबिन बोला कि वो तो तुम्हें ऐसी वियर्ड चीजें करना पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर गया था। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि उसके अंदर कोई भूत है? अगर ऐसा है तो मैं उनसे अपनी फीस बढ़ाने को कहूंगा, मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हें खो ही चुका था। तभी फैंग उससे पूछने लगा कि तुम अब कहाँ जाने वाले हो। लियोबिन बताता है कि मुझे एक और ब्लाइंड डेट पर जाना है और ये कहकर वो वहाँ से चला
चला गया। अगले सीन में हम शुयुई को देखते हैं जो अपनी कंपनी में अपना वर्क कर रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर जाती है। जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो उनमें काफी सारी पुरानी चीजों की फोटो थी और साथ में उस बॉक्स की भी फोटो थी जिसका लॉक खोलने के लिए फेंग गया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियोबिन एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गया होता है। वो लड़की तो खाने की फोटो ही लिए जा रही थी और लियोबिन से खाने का वेट नहीं हो रहा था। वो लड़की लियोबिन से उसकी एक फोटो लेने को कहती है और लियोबिन जब उसकी फोटो लेता है तो वो उस लड़की को बहुत पसंद आई। फिर वो लड़की उससे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम रोज इसी तरह मेरी पिक्चर लो। मेरा मतलब क्या अब हम एक कपल बन सकते हैं? इस पर लियोबिन उसे मना कर देता है तो वो लड़की पूछने लगी कि क्या तुम किसी और को लाइक करते हो? लियोबिन कहता है कि फिलहाल तो मैं किसी को लाइक नहीं करता। तभी वो लड़की लियोबिन को बताती है कि एक आदमी काफी देर से तुम्हारी तरफ देख रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुयुई घर के बाहर खड़े होकर फेंग का वेट कर रही थी क्योंकि उसके पास घर की चाबी नहीं थी। फेंग आकर डोर खोल देता है और वो दोनों अंदर चले गए। इसके बाद शुयुई अपने रूम में जाकर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी जिनमें उस बॉक्स की फोटो थी। तभी फेंग वहाँ आकर उसको घर की दूसरी चाबी देकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो उसी आदमी से बात कर रहा था जो थोड़ी देर पहले उसकी तरफ देख रहा था। लियोबिन उससे पूछने लगा कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? इस पर मिस्टर वान कहने लगे कि मुझे तुमसे कुछ वेरीफाई करवाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फियांसे के बारे में वेरीफाई करो क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक एलियन है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन अभी सो रहा होता है और फेंग उसके रूम का डोर नॉक करता है। लियोबिन परेशान होकर खड़ा हो जाता है और डोर खोलकर उससे कहने लगा कि तुम्हें पता भी है मैं कल रात को कितनी लेट सोया था? मुझे टॉर्चर करने में तुम्हें मजा आता है क्या? फेंग बोला कि नीचे तुमसे कोई मिलने आया है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद लियोबिन उस आदमी से मिलने आ जाता है और उसे कहने लगा कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं सिर्फ चीजों को वेरीफाई करता हूँ, इंसानों को नहीं। मिस्टर वान कहने लगे कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया है और मुझे लगता है कि तुम सब कुछ वेरीफाई कर सकते हो। तभी लियोबिन उनके सामने अपनी सारी डिग्रीज लाकर रख देता है और कहने लगा कि बताओ इनमें कहाँ लिखा है कि मैं इंसानों को वेरीफाई करता हूँ। तभी मिस्टर वान थोड़ा उदास होकर कहने लगे कि मैं अपनी फियांसी से जल्दी शादी करने वाला हूँ। मैं शादी से पहले जानना चाहता हूँ कि वो सच में मुझे लाइक करती है या नहीं। तभी लियोबिन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें एक लड़की किसी से फोन पर कह रही थी कि मैं उसे लाइक नहीं करती, मैं उससे मजबूरी में शादी कर रही हूँ और ये वो भी अच्छी तरह जानता है। वहीं लियोबिन भी उसकी ये सब बातें सुन रहा होता है। लियोबिन ये सब याद करके थोड़ा उदास हो गया और फिर वो मिस्टर वांग की हेल्प करने के लिए भी मान जाता है। फिर मिस्टर वांग अपनी फियांसी के बारे में बताने लगे कि पहले हम दोनों के थॉट्स लाइक डिसलाइक सब कुछ मिलते थे, पर जब से हमारी एंगेजमेंट हुई अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। अब वो ऐसी ड्रेस पहनने लगी है जो पहले उसे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं थी। लियोबिन कहने लगा कि हर इंसान की हैबिट्स चेंज होती रहती है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? ये भी तो हो सकता है कि ये सब वो आपके लिए कर रही हो। इस पर मिस्टर वांग कहने लगे कि मुझे भी ऐसी ड्रेसेस पसंद नहीं है और वैसे भी मुझे वो वैसी ही पसंद है जैसा वो पहले थी। लियोबिन बोला कि ठीक है, मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर उस लड़की के बारे में पता लगाता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन मिस्टर वान की फियांसी का पीछा करने लगता है। वो जहाँ भी जाती लियोबिन उसके पीछे पीछे वहीं आ जाता। इसके बाद वो लड़की एक रेस्टोरेंट में जाती है और लियोबिन भी उसकी साइड वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। अब उस लड़की को भी उस पर शक हो गया था कि वो उसको फॉलो कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शुई के पास लियोबिन का मैसेज आता है जो उसे अपनी हेल्प के लिए बुला रहा था। जब वो वहाँ जा रही होती है तभी एक बच्चा आकर उससे टकरा जाता है और उसकी आइसक्रीम भी नीचे गिर गई। वो बच्चा उससे कहने लगा कि मैडम आपने मेरी आइसक्रीम गिरवा दी, अब आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। शुई बोली कि मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तुम ही तो आकर मुझसे टकरा गए थे और तुमने मेरे कपड़ों पर आइसक्रीम भी गिरा दी। वहीं फेंग उन दोनों को देख रहा था, फिर वो उस बच्चे को एक आइसक्रीम लेकर दे देता है। वो बच्चा उससे थैंक यू ब्रदर बोलकर वहाँ से चला गया। फिर शुई फेंग से कहने लगी कि वो तुमसे ब्रदर बोल रहा है और मुझसे उसने मैडम कहा था, क्या मैं उसको इतने ओल्ड लग रही थी? फेंग बोला कि छोटे बच्चे काफी इनोसेंट होते हैं और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और ये सुनकर शुई फेंग से नाराज हो गई। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जिसके पास वो लड़की आकर कहने लगी कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? लियोबिन कहने लगा कि मैं तो यहाँ अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ और मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। इस पर वो लड़की पूछने लगी कि तुम्हारे फ्रेंड्स अभी तक आए क्यों नहीं? लियोबिन बोला कि वो लोग थोड़े से लेट हो गए हैं, वैसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? तभी वहाँ फेंग और शुई भी आ जाते हैं और लियोबिन उस लड़की से कहने लगा कि ये मेरी फ्रेंड है और वो उसका बॉयफ्रेंड है। तभी फेंग भी शुई के साथ इस तरह बिहेव करने लगता है जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। शुई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर वो भी उन दोनों के नाटक में शामिल हो गई। लियोबिन फिर से उस लड़की से कहने लगा कि तुम भी हमको ज्वाइन कर लो, वरना मुझे कपल के साथ अकेले लंच करने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। लेकिन वो लड़की उसे मना करके वापस अपनी टेबल पर चली गई। उसके जाने के बाद लियोबिन उन दोनों से कहने लगा कि तुम दोनों थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? उस लड़की को ऑलमोस्ट मुझ पर शक हो ही गया था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। ये सुनकर शुई कहने लगी कि तुम उसका पीछा कर रहे थे, तुम्हें पता है ना इसके लिए वो तुम पर केस कर सकती है। लियोबिन बोला कि मैं तो बस उसकी डिटेल्स निकाल रहा था, अगर मैं सच में उसका पीछा करता तो तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाता? बाय द वे तुमसे ज्यादा तुम्हारी ड्रेस को भूख लग रही है। सुयू की ड्रेस पर खाना गिर गया था तो उसे साफ करने के लिए बाथरूम चली गई। उसके जाने के बाद फेंग लियोबिन से पूछने लगा कि तुम्हें उस लड़की के बारे में क्या क्या पता चला।
लियोबिन बताने लगा कि उसका बिहेवियर काफी अजीब था। वो बार बार अपने हाथों को वाइप कर रही थी और ऐसी जगह तो टच भी नहीं करती जहाँ किसी और ने टच किया हो। उसके नेल्स भी पूरी तरह कट थे। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई डॉक्टर होगी। फैंग बोला कि मिस्टर वान ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो एक डॉक्टर है। तभी शुई बाथरूम से वापस आ जाती है और वो उनसे कहने लगी कि मुझे बाथरूम में अभी वो लड़की मिली थी और वो अपने हाथों को बहुत अजीब तरीके से धो रही थी। उसको देखने के बाद मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने हाथों को कैसे धोऊं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों घर वापस आ रहे होते हैं और लियोबिन बाहर अपनी कार पार्क कर रहा होता है, लेकिन उसे पार्किंग करना अच्छे से नहीं आता था। सुई और फैंग काफी देर से उसका वेट कर रहे थे। तभी फैंग कहने लगा कि ये तो यहाँ 1 घंटा लगा देगा, चलो हम दोनों घर चलते हैं। घर आकर सुई उससे कहने लगी कि मैंने सोचा नहीं था कि लियोबिन को अच्छे से पार्किंग करनी भी नहीं आती होगी। फैंग कहने लगा कि वो हाई स्कूल में भी ऐसा ही था, उसे पार्किंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी हमें फ्लैशबैक में हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोबिन अपनी साइकिल पार्क कर रहा होता है, लेकिन उससे वो भी पार्क नहीं हो रही थी। तभी फैंग वहाँ आकर उसकी हेल्प करने को कहता है, लेकिन लियोबिन कहने लगा कि नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा, तुम बस थोड़ी देर मेरा यहाँ वेट करो। इसके बाद वो दोनों दौड़ते हुए अपनी क्लास में पहुँचते हैं, लेकिन अब वो काफी ज्यादा लेट हो चुके थे। तो उनकी टीचर उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती है और ये पहली बार था जब वो दोनों मिले थे। लियोबिन उसे सॉरी बोलते हुए कहने लगा कि मैंने तुमसे वहाँ रुकने को कहा और मेरी वजह से तुम भी लेट हो गए। फैंग हमेशा क्लास में टॉप करता था और वहीं लियोबिन तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि फैंग की एक छोटी बहन भी थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। सुई उससे पूछने लगी कि क्या तुम दोनों हाई स्कूल से ही बहुत ज्यादा क्लोज हो और तुम्हारी सिस्टर अब कहाँ है। फैंग जब अपनी सिस्टर के बारे में सुनता है तो सुई को डांटते हुए कहने लगा कि तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो, तुम्हें दूसरों की प्राइवेट लाइफ के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अंदर चला गया। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुई अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है। जायो चैन उससे पूछने लगी कि तुम्हें 2 क्यूट बॉयज के साथ रहकर कैसा फील हो रहा है। सुई कहने लगी कि पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं उन दोनों को देखती हूँ तो मुझे स्नीजिंग शुरू हो जाती है। जी चैन कहने लगी कि ये तो लव का सिग्नल है। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड कहने लगी कि ये कोई लव का सिग्नल नहीं है, तुम्हें ठंड लग गई होगी और इसीलिए तुम्हें स्नीजिंग हो रही है। तभी जायो चैन कहने लगी कि तुम आज चेक करना कि तुम्हें फैंग को देखकर स्नीजिंग होती है या फिर लियोबिन को देखकर। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड कहने लगी कि तुम सिर्फ ये चेक करना कि उन दोनों में से किसी को कोल्ड तो नहीं हुई, हो सकता है उनकी वजह से तुम्हें भी ठंड लग गई हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई घर जाकर अपना फीवर चेक करती है, पर उसे कोई फीवर नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि कहीं मुझे स्नीजिंग किसी एलर्जी की वजह से तो नहीं हो रही। इसके बाद वो घर की हर चीज को स्मेल करके देखने लगी कि कहीं उसे किसी चीज से एलर्जी तो नहीं। वही फैंग और लियोबिन उसको ऐसी हरकतें करते हुए देख रहे होते हैं। लियोबिन कहने लगा कि कहीं ये नींद में तो नहीं चल रही, हम जाकर उसे उठा दे क्या, लेकिन फैंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग और लियोबिन अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी सुई लियोबिन के पास जाकर उसे स्मेल करने लगी। लियोबिन कहने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो, कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ फर्स्ट साइट लव में बिलीव रखता हूँ। इस पर सुई कहने लगी कि तुम मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हो। इसके बाद लियोबिन फिर से अपना काम करने लग जाता है और सुई उसे दोबारा स्मेल करने लगी। लियोबिन इस बार गुस्से में कहने लगा कि तुम आखिर चाहती क्या हो। ये सुनकर वो उसके पास से चली गई। इसके बाद वो फैंग के पास जाती है और उसे भी स्मेल करने लगती है। फैंग को ये देखकर थोड़ा वियर्ड लग रहा था, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। सुई को उन दोनों के पास जाकर स्नीजिंग नहीं हुई तो वो काफी खुश हो गई और वो सोचने लगी कि मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई, चलो अच्छा हुआ, अब मेरी मेडिसिन के पैसे भी बच गए। हम देखते हैं कि सुई अपने ऑफिस में अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ मिस यू आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि फैंग उस बॉक्स का लॉक खोलने के लिए चला गया था और उस म्यूजियम के ओनर से कहने लगा कि इस बार मैं ये लॉक खोल दूंगा, पर इसके लिए मुझे फीस नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले में आपको मुझे ये लॉक बेचना होगा। और इस पर मिस्टर मैंग इसके लिए हाँ कर देते हैं। फिर वो फैंग से कहने लगे कि इस बॉक्स के अंदर जो भी आर्ट पीस होगा उसको हमारे एक क्लाइंट मिस्टर जिन खरीदने वाले हैं, लेकिन उनको यहाँ आने का टाइम नहीं था तो उन्होंने अपनी एक लॉयर को भेजा है। तुम उनके आने पर उनके सामने ही इसका लॉक खोलना। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयर मिस यू वहाँ आ जाती है और उनके साथ साथ सुई भी आई थी, क्योंकि मिस यू उसकी सीनियर है। सुई जब फैंग और लियोबिन को वहाँ देखती है तो उनसे कहने लगी कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फैंग बताने लगा कि हम यहाँ इस बॉक्स का लॉक खोलने आए हैं। इसके बाद फैंग उस बॉक्स का लॉक खोलने लगता है और सुई उसकी वीडियो बना रही होती है। तभी लियोबिन उससे मना कर देता है, कहने लगा कि यहाँ रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। फिर सब लोग उस बॉक्स से दूर हट जाते हैं और फैंग थोड़ी देर में वो लॉक खोल देता है। फिर कुछ लोग आकर उस बॉक्स को खोलकर चेक करने ही वाले होते हैं कि उसके अंदर आखिर क्या है। तभी वहाँ एक आर्ट डायरेक्टर मिस्टर जीयू आता है और उस बॉक्स को खोलने से मना कर देता है और फिर मिस्टर मैंग से कहने लगा कि तुम्हें इस बॉक्स को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। मैंग कहने लगा कि हमारी म्यूजियम का आर्ट है और इसे मेरे डैड यहाँ लेकर आए थे, तो हमें इसे बेचने का अधिकार क्यों नहीं है। जीयू कहने लगा कि ये आर्ट तुम्हारी म्यूजियम का नहीं है, इसको एक आर्टिस्ट मिस्टर डोंगली ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाया था और ये उनकी लास्ट आर्ट थी। उनको ये म्यूजियम काफी पसंद था, इसलिए उन्होंने इसे यहाँ रखवा दिया। मिस्टर डोंगली की अब डेथ हो चुकी है और इस पर सिर्फ
सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड का अधिकार है। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वहाँ का ओनर उस बॉक्स को खोल देता है और उसके अंदर एक फिश बॉन होती है। मैंग कहने लगा कि बताओ इसमें भूत कहाँ है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी आर्टिस्ट जीवी कहने लगा कि अगर अब कुछ गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग और लियोबिन घर वापस जा रहे होते हैं। तभी लियोबिन फेंग से कहने लगा कि देखो मैंने तो यहाँ आने से पहले अपने लिए एक धागा बनवा लिया था। फेंग कहने लगा कि तुमने सिर्फ अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाया। इस पर लियोबिन बोला कि तुम्हें इन सब चीजों से डर कहाँ लगता है, और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसके बाद वो फेंग से पूछने लगा कि तुम वो लॉक क्यों खरीदना चाहते हो। इस पर फेंग उसे बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम फेंग के मास्टर को देखते हैं जिसको कुछ साल पहले उसने जेल भिजवा दिया था, पर अब वो जेल से निकल चुका है। जेल से निकलने के बाद वो एक एटीएम से बहुत सारे पैसे चोरी कर लेता है और फिर एक शॉप पर जाकर अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीद लेता है। अगले सीन में हम मिस्टर वान को देखते हैं जिनके फोन पर लियोबिन का कॉल आ रहा था। तभी उसकी फियोन्सी उसमें लियोबिन का नाम देखती है तो उसे पता लग जाता है कि उस दिन लियोबिन उसे फॉलो इसीलिए कर रहा था क्योंकि मिस्टर वान ने उसे करने को कहा था। अगले सीन में हम सुयुई को देखते हैं जो ऑफिस से घर वापस आ जाती है। तभी फेंग उससे कहने लगा कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। सुई कहने लगी कि हमारा क्लाइंट अभी भी उस आर्ट पीस को खरीदना चाहता है, इसीलिए मैं पता लगाना चाहती हूँ कि मिस्टर डोंगली की गर्लफ्रेंड कौन है ताकि हम उससे उस आर्ट को खरीद सके। फेंग कहने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी शुई कहने लगी कि तुम हर प्रॉब्लम में मेरी हेल्प करते हो, यहाँ तक कि तुमने मुझे अपने घर की चाबी भी दे दी, पर कभी कभी तुम काफी रूड और वियर्ड हो जाते हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फेंग कहने लगा कि तुम लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हो, क्या तुम भूल गई कि कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इस पर शुई कहने लगी कि भले ही मैं अभी तुम लोगों को अच्छे से नहीं जानती, पर मुझे यकीन है कि तुम और लियोबिन बहुत अच्छे इंसान हो। तभी अचानक से फेंग उसका हाथ पकड़ देता है और फिर उसके पास जाकर उसे किस करने लगा, लेकिन फिर वो उसे किस नहीं करता बल्कि उससे कहने लगा कि तुम्हें मेंस पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुई ऑफिस जा रही होती है और वहीं लियोबिन ने आज जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाया था, लेकिन वो उसे भी बंद करके फिर से सो गया। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो मिस्टर जीयू से मिलने गया था और उससे कहने लगा कि मुझे उस बॉक्स का लॉक खरीदना है। जीयू कहने लगा कि आपको पता है ना वो बॉक्स डोंगली की गर्लफ्रेंड का है। इस पर फेंग बोला कि भले ही वो बॉक्स उनका हो, लेकिन वो लॉक तो उस म्यूजियम के पुराने ओनर मिस्टर वैंग ने लगवाया था। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर डोंगली की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले उस बॉक्स में फिश बॉन नहीं थी, बल्कि उस बॉक्स में मिस्टर डोंगली की डेड बॉडी छुपा कर रखी गई थी। इस पर जीयू कहने लगा कि तुम सिर्फ एक लॉक स्मिथ हो तो अपने काम से काम रखो। मिस्टर डोंगली एक हार्ट फेलियर थे, इसी वजह से उनकी डेथ हुई थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लीयून के लिए वो आर्ट तैयार की थी और उस बॉक्स में अभी भी वही आर्ट रखी हुई है। वहीं दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं जो मिस्टर डोंगली के कॉलेज फ्रेंड से मिलने गई थी और वो उससे मिस्टर डोंगली की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी। उनका फ्रेंड बताने लगा कि हाँ, कॉलेज में डोंगली की एक गर्लफ्रेंड थी जो मेडिकल स्टूडेंट थी और उसका नाम लीयून था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग घर आकर लियोबिन को बता रहा होता है कि मिस्टर डोंगली की गर्लफ्रेंड का नाम लीयून है। तभी लियोबिन कहने लगा कि मिस्टर वैन की फियोन्सी का नाम भी तो लीयून ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही मिस्टर डोंगली की गर्लफ्रेंड थी और इसी वजह से अब उसका बिहेवियर चेंज हो गया हो। तभी सुई फेंग के पास एक फोटो भेजती है जिसमें डोंगली और लियून कॉलेज में एक साथ थे। फेंग उस फोटो को देखकर लियोबिन से कहने लगा कि तुम फिर से मिस्टर वैन की फियोन्से के पास जाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो डोंगली की गर्लफ्रेंड थी या नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन उस लड़की के पास चला जाता है और वो एक फ्लावर शॉप में काम कर रही थी। लियोन उसे वहाँ देखकर कहने लगी कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना, मुझे पता लग गया है कि तुम्हें यहाँ वैन ने मेरी डिटेल्स निकालने भेजा है, लेकिन इस तरह तुम हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इस पर लियोबिन कहने लगा कि नहीं, आज मुझे मिस्टर वैन ने यहाँ नहीं भेजा, मैं तो यहाँ तुमसे ये जानने आया हूँ कि तुम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होकर एक फ्लावर शॉप में काम क्यों करती हो और क्या मिस्टर डोंगली तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे। वहीं दूसरी ओर हम फेंग और सुई को देखते हैं जो लियून की यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ के प्रोफेसर से लियून के बारे में पूछ रहे थे। प्रोफेसर बताने लगा कि लियून यहाँ की टॉप मेडिकल स्टूडेंट थी, पर वो एक अनाथ थी और वो अनाथ आश्रम में ही बड़ी हुई है। प्रोफेसर जियांग ही उसकी मेडिकल फीस भरती थी और वो दोनों 6 साल से काफी क्लोज थी। एक दिन वो दोनों कार से कहीं जा रही थी और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। लियून को तो कुछ नहीं हुआ, पर उसकी आंखों के सामने ही उसकी प्रोफेसर जियांग की डेथ हो गई और इसके बाद लियून ये यूनिवर्सिटी छोड़कर चली गई। इसके बाद फेंग और सुई वहाँ से वापस जा रहे होते हैं, तभी सुई के पास लियोबिन का मैसेज आता है जो उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहा था। फेंग और सुई तो वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन अभी तक लियोबिन का कुछ अता पता नहीं था। तभी वहाँ एक बच्चा आकर फेंग से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता है। फेंग कहने लगा कि मैं इनको तुम्हें सॉल्व करके तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें सिखा सकता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। फिर सुई अंदर से खाना लेने के लिए चली जाती है और तभी वहाँ लियोबिन भी आ जाता है और आकर उस बच्चे से कहने लगा कि लाओ तुम्हें मैं
सिखा देता हूँ। बच्चा कहने लगा कि नहीं अंकल, ब्रदर फैंग मुझे ऑलरेडी सिखा चुके हैं। लियोबिन कहने लगा कि तुम मुझसे हमेशा अंकल क्यों बोलते हो, मुझसे भी ब्रदर ही बोला करो। लेकिन वो बच्चा फिर से उसे अंकल बोलकर वहाँ से चला गया और लियोबिन को उस पर बहुत ही गुस्सा आया। तभी शुई अंदर से खाना लेकर आ जाती है और उनसे कहने लगी कि तुम दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। इसके बाद फैंग उनसे कहने लगा कि अगर लियून ये एक्सेप्ट कर लेगी कि वो मिस्टर डोंगली की गर्लफ्रेंड थी तो फिर उस आर्ट पीस पर उसका अधिकार हो जाएगा और सिर्फ वो ही उसको बेच सकेगी। इसलिए कल मैं उसके अनाथ आश्रम में जाने वाला हूँ ताकि उसके बारे में और डिटेल्स निकलवा सकूं। डिनर के बाद सुई अंदर जाकर बिल पे करने लगती है। तभी लियोबिन बताने लगा कि बिल तो फैंग ने ऑलरेडी पे कर दिया है। इस पर सुई कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। इसके बाद वो तीनों घर वापस जा रहे होते हैं। तभी सुई और लियोबिन फैंग से कहने लगे कि हम दोनों भी तुम्हारे साथ अनाथ आश्रम में चलेंगे। फैंग बोला कि ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग और सुई तो अनाथ आश्रम जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वहीं लियोबिन तो अभी भी सो ही रहा था। फिर फैंग उससे कहने लगा कि हम दोनों बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से रेडी होकर आ जाना। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर उसका वेट करने लगते हैं। सुई वहाँ खड़े खड़े एक्सरसाइज कर रही थी। तभी फैंग उसे देखकर हंसने लगा। सुई कहने लगी कि तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो, मुझे ये एक्सरसाइज मेरे दादाजी ने सिखाई थी और तुम कहो तो मैं तुम्हें भी सिखा देती हूँ। इसके बाद वो दोनों एक साथ वहाँ पर एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लियोबिन भी वहाँ भागते हुए आ जाता है और उनसे कहने लगा कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं अलार्म सेट करना भूल गया था। इसके बाद सुई ड्राइव करने वाली होती है, लेकिन लियोबिन बोला कि ये मेरी कार है तो ड्राइव भी मैं करूंगा। सुई कहने लगी कि तुम वापस आते टाइम ड्राइव कर लेना। तभी फैंग लियोबिन को जबरदस्ती पीछे वाली सीट पर बिठा देता है और इसके बाद वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों बीच में कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुक जाते हैं और लियोबिन कहने लगा कि आज मौसम कितना अच्छा है, चलो जल्दी उठने का कुछ तो फायदा हुआ। फैंग और सुई उसकी तरफ देख रहे होते हैं तो लियोबिन बोला कि तुम दोनों मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, मैं बस अपनी फीलिंग्स ही तो शेयर कर रहा हूँ। फिर वो उन दोनों से साथ में एक पिक्चर लेने को कहता है, लेकिन फैंग और सुई उसे इग्नोर करते हुए वापस कार में चले गए। इसके बाद वो तीनों अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहाँ की ओनर उनको बताने लगी कि ली उनके पेरेंट्स बचपन में ही उसे यहाँ छोड़कर चले गए थे, फिर उसे एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया। शुरू के कुछ साल तो उन्होंने ली उनको काफी अच्छे से ट्रीट किया, पर फिर वो भी उनको छोड़कर चले गए। ली उनका यहाँ एक फ्रेंड था जिसका नाम डोंगली था। डोंगली एक हार्ट पेशेंट था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने भी उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। ये सब सुनने के बाद उनको कंफर्म हो गया था कि लियोन ही मिस्टर डोंगली की गर्लफ्रेंड थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन की ग्रैनी उनके घर आई होती है और उनके साथ में उनकी एक फ्रेंड भी थी। तभी वो तीनों भी अनाथ आश्रम से घर वापस आ जाते हैं और ग्रैनी की फ्रेंड सुयुई से कहने लगी कि क्या तुम वही लड़की हो जो अभी अभी यहाँ रहने आई हो, तुम काफी प्रीटी हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सुयुई कहती है कि नहीं। इस पर ग्रैनी की फ्रेंड कहने लगी कि यहाँ पर दो हैंडसम लड़के बैठे हुए हैं, क्या तुम इन दोनों में से किसी को लाइक करती हो। तभी लियोबिन आकर उनसे कहने लगा कि आंटी आप मेरी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करती हो। आंटी कहने लगी कि तुम इतनी सारी ब्लाइंड डेट्स पर गए हो लेकिन कोई भी लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं थी, पर मुझे लगता है कि तुम दोनों का मैच एकदम परफेक्ट होगा, क्या तुम सुयुई को लाइक करते हो। इस पर लियोबिन मना कर देता है। फैंग को ये सब सुनकर बहुत ज्वेलसी हो रही थी तो वो वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में हम फैंग के मास्टर को देखते हैं जो उनके घर के बाहर खड़ा था और थोड़ी देर रुककर वहाँ से चला गया। इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुयुई को देखते हैं जो फैंग के लिए उसके रूम में चाय लेकर जाती है और फिर अंदर जाकर उसका रूम देखने लगी। वही फैंग अभी भी इस बात से ज्वेलस था कि उनकी आंटी ने सुयुई और लियोबिन को परफेक्ट मैच बताया था। फिर वो सुयुई से पूछने लगा कि तुम लियोबिन के बारे में क्या सोचती हो। सुयुई कहने लगी कि वो बहुत फनी है और लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। फिर फैंग कहने लगा कि क्या तुम उसको लाइक करती हो। इस पर सुयुई कहने लगी कि नहीं, वो मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है और वो भी मुझे लाइक नहीं करता। अगले सीन में हमें मिस्टर वैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेटर रखा होता है जो उनकी फियोंसे ने लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जैसे ही मिस्टर वान को ये लेटर मिला तो उसने तुरंत ही ये बात फैंग और लियोबिन को मैसेज करके बता दी और फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर उसकी फियोंसे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने लगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। कहने लगी कि वो एक लेटर छोड़ कर गई है और वैसे भी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है तो वो अपनी मर्जी से जहाँ भी चाहे जा सकती है। तभी वहाँ फैंग और सुयुई आ जाते हैं और मिस्टर वैन को वहाँ से अपने घर लेकर चले गए और फिर उनसे कहने लगे कि लियोन को ढूंढने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तभी वहाँ लियोबिन आकर मिस्टर वैन से कहने लगा कि आपने ये एलियंस वाली ड्रेस क्यों पहन रखी है। इस पर मिस्टर वैन बताने लगे कि मैं एक थीम पार्टी में गया था और जैसे ही मुझे पता लगा कि लियोन मिसिंग है तो मैं सीधा ही वहाँ से पुलिस स्टेशन चला गया। इसके बाद फैंग उससे पूछने लगा कि क्या आप उसके अनाथ आश्रम से कनेक्टेड हैं। मिस्टर वान कहने लगी कि कौन सा अनाथ आश्रम, मुझे तो उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसको अपने पास्ट के बारे में बात करना पसंद नहीं था। तभी सुई कहने लगी कि वो
एक मेडिकल स्टूडेंट थी और वो अपनी प्रोफेसर जियांग के बहुत ज्यादा क्लोज थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही प्रोफेसर जियांग की डेथ हो गई। उसके बाद वो काफी अकेली और हेल्पलेस हो गई थी। उसको लगने लगा कि प्रोफेसर जियांग अब दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में चली गई होंगी। फिर एक दिन उसने आपको पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बात करते सुना। वो पैरेलल वर्ल्ड के बारे में और भी जानना चाहती थी, इसीलिए वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई। तभी लियोबिन मिस्टर वैन से कहने लगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करती होगी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग और सुई उसकी फियांसे को ढूंढने के लिए अनाथ आश्रम में जा रहे होते हैं। तभी फेंग उससे पूछने लगा कि तुम्हारी एलर्जी अब ठीक हुई या नहीं। सुई कहने लगी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे स्नीजिंग भी नहीं हो रही। इसके बाद वो दोनों अनाथ आश्रम में पहुंच जाते हैं, लेकिन लियून उनको वहाँ पर भी नहीं मिली। फिर वो दोनों से एक ग्राउंड में ढूंढने जाते हैं, क्योंकि लियून यहाँ पर पहले आया करती थी और क्या पता वो अभी भी यहीं आई हो। तभी सामने से उनको लियून आते हुए दिख जाती है। सुई उससे कहने लगी कि हम काफी देर से आपको ढूंढ रहे थे। हम आपको बताना चाहते हैं कि मिस्टर डोंगले आपके लिए एक आर्ट पीस छोड़ कर गए हैं। हमारे एक क्लाइंट उस आर्ट पीस को खरीदना चाहते हैं और उसके लिए हमें आपका ओपिनियन चाहिए। लियून कहने लगी कि मुझे वो आर्ट पीस नहीं चाहिए, तुम्हें उसका जो भी करना है करो। तभी फेंग बोला कि वो उनकी लास्ट आर्ट पीस थी, क्या तुम जानना भी नहीं चाहती कि उसके अंदर आखिर क्या है। लियून कहने लगी कि मैं पहले से ही काफी परेशान हूँ और तुम लोग मुझे और परेशान मत करो। मैंने अपनी टीचर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है और एक मेडिकल स्टूडेंट होते हुए भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये फियर कैसा होता है। ये कहकर वो वहाँ से जा ही रही होती है। तभी फेंग कहने लगा कि मैंने भी अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें उसकी मॉम और सिस्टर आग के बीच फंसी हुई थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। फेंग लियून से कहने लगा कि तुम एक बार आकर उस आर्ट पीस को देख लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। वहीं लियून को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें वो और डोंगली एक साइकिल से गिर जाते हैं और लियून के हाथ में चोट आ जाती है। लियून ने हाथ की सर्जरी करवा ली थी, लेकिन उसके हाथ पर एक निशान बन गया था, जो देखने में बिल्कुल फिश बोन जैसा लग रहा था। लियून को वो निशान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो डोंगली ने भी वैसा ही निशान अपने हाथ पर बना लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग और सुई म्यूजियम में बैठकर लियून का वेट कर रहे थे। तभी लियोबिन उनसे कहने लगा कि वो यहाँ आएगी या नहीं। अगर वो नहीं आई तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। फेंग कहने लगा कि हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। काफी देर तक इंतजार करवाने के बाद लियून वहाँ आ जाती है और फेंग से कहने लगी कि तुमने सही कहा था, कोई डिसीजन लेने से पहले मुझे एक बार उस आर्ट पीस को देख लेना चाहिए। इसके बाद वो उस आर्ट पीस को देखने के लिए चली जाती है और उसमें बिल्कुल वैसी ही फिश बोन थी जैसा निशान उसके हाथ पर बना हुआ था। उसको देखने के बाद वो कहने लगी कि मैं ही मिस्टर डोंगली की गर्लफ्रेंड हूँ और ये आर्ट पीस उन्होंने मेरे लिए ही बनाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस यू लियून के साथ मीटिंग कर रही थी और लियून उस आर्ट पीस को बेचने के लिए मान जाती है। वहीं फेंग और लियोबिन भी बाहर बैठे हुए थे। लियोबिन कहने लगा कि चलो ये मैटर तो अब फिनिश हुआ, अब एक बार मिस्टर वान आकर अपने फियांसे से बात कर लेते तो क्या पता उनकी लव लाइफ भी ठीक हो जाए। फेंग बोला कि तुम दूसरों की लव लाइफ की इतनी फिक्र क्यों करते हो। इस पर लियोबिन कहने लगा कि मुझे दूसरों की ही नहीं तुम्हारी लव लाइफ की भी फिक्र है। आज तो सुयुई ने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, वैसे क्या तुम्हें सुयुई जैसी लड़कियां पसंद है। इस पर फेंग उसे कोई जवाब नहीं देता और कहने लगा कि तुम हमेशा लव के बारे में ही बात क्यों करते रहते हो। तभी वहाँ मिस्टर वान भी अपने फियांसे से मिलने के लिए आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर वान अपने फियांसे से एक रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं। लियून उनसे कहने लगी कि जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो उस वक्त मेरी लाइफ का बहुत ही सैडेस्ट टाइम चल रहा था। मेरी टीचर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और फिर वो दूसरी दुनिया में चली गई। फिर मैंने तुम्हें पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बात करते सुना तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, क्योंकि मुझे पैरेलल वर्ल्ड के बारे में सुनना अच्छा लगता था। पर अब तुमको इस सब से मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद फेंग और लियोबिन मिस्टर वान के पास आते हैं और उनसे कहने लगे कि आप उन्हें रोकने के लिए क्यों नहीं गए। इस पर मिस्टर वान बोले कि अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो मुझे लाइक नहीं करती। फेंग बोला कि आपको एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये सुनकर मिस्टर वांग उसे रोकने के लिए चले गए और उसके पास जाकर कहने लगी कि आज मैं एक स्पेस एग्जीबिशन में जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। इस पर लियोन स्माइल करती है, इसका मतलब उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मिस्टर वान को लाइक करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग अपने काम से घर वापस जा रहा होता है। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें मिस्टर जीयू ने उसको वो लॉक दे दिया था। फेंग उनसे इसका प्राइस पूछता है तो जीयू कहने लगी कि पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे एक गिफ्ट समझकर रख लो। इसके बाद फेंग तो वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद मिस्टर जीयू कुछ पेपर्स को जला रहे थे जो मिस्टर डोंगली ने अपनी डेथ से पहले लिखे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है जिससे उसने अपने मास्टर के बारे में डिटेल्स निकालने को कहा था, क्योंकि फेंग को पता लग चुका था कि उसके मास्टर जेल से बाहर निकल चुके हैं। उसका फ्रेंड बताने लगा कि अब भी वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा पहले दिखता था, लेकिन उसके बाल थोड़े से लंबे हो चुके हैं, पर मैं ये पता नहीं कर पाया कि वो अभी रहता कहाँ है। इसके बाद फेंग उस
लॉक शॉप पर जा रहा होता है जहाँ 10 साल पहले वो अपने मास्टर के साथ काम किया करता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो उसे यहाँ पर मिल जाए। लेकिन वो शॉप तो अब बंद हो चुकी थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले सीन में हम सुयुई को देखते हैं जो ये सोचकर काफी परेशान हो रही थी कि फेंग ने अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इसके बाद जब वो घर वापस जा रही होती है तो देखती है कि फेंग मार्केट से सब्जियां ले रहा था और फेंग भी उसे वहाँ उसकी फेवरेट सब्जियां लेने के लिए बुला लेता है। इसके बाद वो दोनों साथ में घर जा रहे थे, तभी फेंग कहने लगा कि तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचकर सैड हो रही हो ना, क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? सुई कहने लगी कि नहीं, मुझे तुम पर दया नहीं आ रही, जब मैंने अचानक से उनकी डेथ के बारे में सुना तो मैं थोड़ी सैड हो गई थी। फेंग कहने लगा कि वो मेरा पास्ट था, तुम्हें उसकी वजह से सैड होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का आकर उनसे टकरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फेंग बार बार पीछे मुड़कर उसी की तरफ देख रहा था। इसके बाद जब फेंग घर वापस आ जाता है तो उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो लड़का काफी दिनों से फेंग पर नजर रख रहा था और फेंग ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। इसके बाद फेंग लियोबिन को बताता है कि मेरा लॉक चोरी हो गया है। तभी सुयुई आकर कहने लगी कि क्या वो लॉक उसी लड़के ने चुराया जो थोड़ी देर पहले हमसे टकराया था, पर अब हम उसको ढूंढेंगे कैसे? हमको पुलिस स्टेशन चलकर उसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। इस पर लियोबिन सुयुई से कहने लगा कि जब से तुम यहाँ आई हो तब से हम कितनी बार पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। तभी फेंग बोला कि तुम लोग टेंशन मत लो, वो लड़का खुद ही हमारे सामने आ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग शावर ले रहा होता है, तभी सुयुई भी शावर लेने के लिए बाथरूम में आती है और उसे वहाँ देखकर वापस अपने रूम में चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सुयुई को बहुत ज्यादा हिचकी आ रही थी। लियोबिन उससे कहने लगा कि कल रात तुमने जरूर हमसे छुपकर कुछ खाया होगा, इसीलिए तुमको हिचकी आ रही है। इसके बाद लियोबिन उसे हिचकी रुकवाने के लिए एक्सरसाइज करवाने लगा और फेंग को उन दोनों को बातें करते हुए देखकर बहुत ज्वेलसी हो रही थी। वहीं सुयुई की हिचकी तो बंदी नहीं हो रही थी। फिर लियोबिन उसे एक्सरसाइज करवाने के लिए बाहर ले गया और फेंग ने तो गुस्से में अपना खाना ही फेंक दिया। इसके बाद सुयुई ऑफिस चली जाती है और वहाँ भी उसे हिचकी आ रही थी, जिसको देखकर सभी एम्प्लॉयज उस पर हंस रहे थे। फिर वो वहाँ से उठकर वॉशरूम चली गई और सोचने लगी कि कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा कि कल रात मैंने फेंग को शावर लेते हुए देख लिया था और वो उस वक्त बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वहीं दूसरी ओर हम फेंग को देखते हैं जो लोगों को लॉक्स प्रोटेक्शन के बारे में स्पीच दे रहा था। जब वो वहाँ से वापस जा रहा होता है तभी वो नीचे उस लड़के को देखता है जिसने उसका लॉक चुराया था, पर वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। उसे देखकर फेंग को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो लड़की फेंग से कह रही थी कि मुझे तुमसे लॉक्स खोलना सीखना है और इसके बदले में वो उसे पैसे देने लगी। लेकिन फेंग कहने लगा कि ये पैसे तुम्हारे नहीं है ना? वो लड़की कहने लगी कि हाँ, मैंने ये कहीं से चुराए हैं। फिर फेंग उसे लॉक खोलना सिखाने से मना करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयुई घर वापस आ गई थी, लेकिन उसकी हिचकी अभी भी बंद नहीं हुई थी। लियोबिन उससे कहने लगा कि कल रात तुमने ऐसा क्या देख लिया था जो तुम्हारी हिचकी अभी तक बंद नहीं हुई? ये सुनकर सुयुई फेंग की तरफ देखती है और उससे कहने लगी कि मैंने कुछ भी नहीं देखा था। इसके बाद लियोबिन उसे फिर से एक्सरसाइज करवाने लग जाता है। वही फेंग एक बुक पढ़ रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो उन दोनों की तरफ ही था और उस बेचारे का ज्वेलसी से बुरा हाल हो रहा था। यहाँ लियोबिन की काफी कोशिशों के बाद भी सुयुई की हिचकी बंद नहीं हुई। इसके बाद वो खुद ही बाहर जाकर काफी सारी एक्सरसाइज करने लग जाती है, लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो लियोबिन से कहने लगी कि तुम मुझे हिट करो, क्योंकि अब बस यही एक लास्ट ऑप्शन बचा है। लियोबिन कहने लगा कि ठीक है, पर मैं अगर तुम्हें जोर से हिट करूँ तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। लियोबिन को भी शायद उस दिन का बदला लेना था, तो वो जोर से उसे हिट करने लगा, लेकिन फिर वो रुक जाता है और कहने लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयुई ने हिचकी रोकने के लिए अपना सर फ्रीज में दे रखा था और ये अजीब आइडिया भी उसको लियोबिन ने दिया था। तभी वहाँ फेंग आ जाता है, उसके पास जाकर स्माइल करता है, फिर उससे पूछने लगा कि क्या अब तुम ठीक हो? और तभी अचानक से सुयुई की हिचकी बंद हो जाती है। इसके बाद सुयुई अपने रूम में जाकर फेंग के बारे में सोचकर स्माइल कर रही थी। तभी लियोबिन आकर पूछने लगा कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो? सुयुई कहने लगी कि नहीं, मैं तो बस अपना फेस मिरर में देख रही थी। इसके बाद लियोबिन उसे अपने साथ कचरा बाहर फेंकने के लिए चलने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों कचरा लेकर बाहर जा रहे होते हैं। तभी फेंग आकर लियोबिन से कहने लगा कि तुम अकेले ही जाकर ये सब फेंक कर आओ। लियोबिन बोला कि मैं अकेले इतना सारा कचरा बाहर कैसे लेकर जाऊंगा, इसलिए सुयुई भी मेरे साथ जाएगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और फेंग खिड़की से उन दोनों पर नजर रख रहा था। जब वो लोग कचरा डाल रहे होते हैं तभी सुयुई वहाँ उस लड़की को देखती है जिसने फेंग का लॉक चुराया था और वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। लियोबिन भी कचरा बाहर ही रखकर उसको पकड़ने जा रहा था, लेकिन तभी एक आंटी आकर उससे कचरा डस्टबिन में डालने को कहती है। लियोबिन जल्दी से कचरा डस्टबिन में डालकर वहाँ से जा रहा था, तभी वो आंटी उसे रोककर उसके हाथ सैनिटाइजर करवाने लगी। इसके बाद जब वो उसे पकड़ने जाता है तो वो काफी पीछे रह चुका था, लेकिन फिर वो किसी शॉर्टकट वे से जाकर उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। वो लड़की उनसे कहने लगी कि मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, मुझे फेंग से मिलना है। थोड़ी देर बाद
बाद फेंग भी वहाँ आ जाता है। फिर वो लड़की फेंग से बोली कि तुम्हें मुझसे मिलने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। वहीं लियोबिन को तो लग रहा था कि ये एक लड़का है। वो फेंग से कहने लगा कि ये लड़का तो 12 साल का लग रहा है, कहीं ये तुम्हारा इलीगल बेटा तो नहीं है। ये कहकर वो सुयुई के पास जाकर बैठ गया। तभी एक पुलिस ऑफिसर फेंग से पूछने लगी कि क्या अंदर जो बच्चा बैठा है तुम उसको जानते हो। इस पर फेंग मना कर देता है और कहने लगा कि उसने मेरा लॉक चुराया है, मुझे बस वो वापस चाहिए। यहाँ सुयुई अभी इस बात से शॉक्ड थी कि वो लड़का फेंग का इलीगल बेटा है। तभी लियोबिन उससे बोला कि वो लड़का बिल्कुल फेंग का जैसा लगता है। फेंग जब हाई स्कूल में था तब वो बिल्कुल ऐसा ही था। तभी फेंग वहाँ आकर कहने लगा कि तुम मेरे बारे में क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। इस पर सुई कहने लगी कि प्लीज मुझसे कोई बात मत करो, मैं ये सब सुनकर बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हूँ। लियोबिन उससे कहने लगा कि बस इन दोनों का फेस नहीं मिलता, बाकी सब सेम है। ये सुनकर सुई थोड़ी खुश हो जाती है। तभी लियोबिन बोला कि शायद उसका फेस उसकी मॉम पर गया होगा, इसीलिए फेंग से नहीं मिलता। और सुई ये सुनकर फिर से सैड हो गई। तभी उस लड़की के अंकल वहाँ आ जाते हैं और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि तुम हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी क्यों करती रहती हो, और अब तो तुमने चोरी करना भी सीख लिया। फिर वो उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी फेंग उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहने लगा कि इसे पीटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तभी लियोबिन बोला कि अभी बच्चा है और थोड़ा इमेच्योर है, आप इसे घर जाकर समझा देना। तभी वो अंकल बोले कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है और इसका नाम लियूजिंग है। फिर उसके अंकल उस लड़की से सॉरी बोलने को कहते हैं। इस पर लियूजिंग फेंग से सॉरी बोलकर उनका लॉक वापस दे देती है। तभी उसके अंकल कहने लगे कि अगर तुम्हारी मॉम को पैरालिसिस नहीं होता तो मैं तुम्हारी बेल करवाने कभी नहीं आता। इस पर लियूजिंग भी उन पर चिल्लाते हुए बोली कि आप मेरी मॉम को बीच में क्यों ला रहे हैं, और वैसे भी मैं आपको अपनी फैमिली नहीं मानती। इसके बाद जब फेंग वापस जा रहा होता है तो वो लड़की उससे कहने लगी कि मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगी। बाहर आते हुए लियोबिन फेंग से पूछने लगा कि क्या वो सच में तुम्हारी इलीगल बेटी नहीं है। तभी फेंग उससे कहने लगा कि अगर तुमने फिर से मेरे बारे में कोई झूठी स्टोरी बनाई या फिर रूमर्स फैलाए तो मैं विश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार कभी ना मिले। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी लियोबिन बोला कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि तुम बहुत इनोसेंट हो। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुई ऑफिस जा रही होती है। तभी वो देखती है कि बाहर लियूजिंग आई थी। तभी लियोबिन भी वहाँ आकर उससे पूछने लगा कि तुम अब यहाँ क्या चुराने आई हो। इस पर लियूजिंग कहने लगी कि मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, मुझे फेंग से मिलना है। सुई बोली कि तुम बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती। तभी लियोबिन सुई से बोला कि तुम ऑफिस जाओ, मैं इसको देख लूंगा। इसके बाद सुई ऑफिस चली गई और लूजिंग अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लियोबिन ने उसे नहीं जाने दिया। वहीं दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस जा रही थी और उसको लियोजिंग के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगी कि वो लड़की तो स्कूल जाने की बजाय रोज यहाँ वहाँ घूमती रहती है, वो बहुत गरीब है और उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और अब वो अपनी मॉम और अपनी अंकल आंटी के साथ रहती है। लेकिन उसकी मॉम को पैरालिसिस है, इसीलिए वो लड़की जॉब करना चाहती है, लेकिन इतनी सी उम्र में उसे कोई जॉब कैसे मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियूजिंग घर के अंदर आ गई थी और वो फेंग से कहने लगी कि मुझे तुमसे लॉक खोलना सीखना है और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ। लेकिन फेंग बोला कि ये पैसे तुम चोरी करके लाई हो ना। तभी लियोबिन उससे कहने लगा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो और तुमने जरूर कोई गलत काम किया होगा, इसीलिए तुम्हें फेंग लॉक खोलना नहीं सिखा रहा। तभी लियूजिंग फेंग से कहने लगी कि जब तक तुम मुझे लॉक खोलना सिखाने के लिए हाँ नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लियोबिन उससे कहने लगा कि तुम चोरी करती हो ना, इसीलिए फेंग तुम्हें नहीं सिखा रहा। इस पर लियूजिंग कहने लगी कि नहीं, मैंने वो लॉक सिर्फ इसीलिए चुराया था ताकि मैं इसकी अटेंशन पा सकूं, क्योंकि मुझे फेंग काफी दिनों से इग्नोर कर रहा था। फिर वो फेंग से कहने लगी कि तुम मुझे इसीलिए नहीं सिखा रहे ना क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ। तभी फेंग बोला कि तुम गर्ल हो या बॉय उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम लॉक खोलना सीखना क्यों चाहती हो। जब तक तुम्हें इसके लिए कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और लियूजिंग भी उससे जाते हुए कहने लगी कि आई विश तुम्हें 3 महीने तक कोई कस्टमर ही ना मिले। अगले सीन में हम सुयुई को देखते हैं जिसको मिस यू ने अपने ऑफिस में बुलाया था और वो उससे कहने लगी कि तुमने मिस्टर जिन की काफी हेल्प की है, वो तुम्हारे हार्ड वर्क से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। इसके बाद सुयुई उस गिफ्ट को खोलती है और उसकी फोटो लेकर लियोबिन को सेंड कर देती है। लियोबिन का रिप्लाई आया कि ये गिफ्ट तो कुछ ज्यादा महंगा नहीं लगता। इसके बाद सुयुई घर आकर उस गिफ्ट को लियोबिन को दिखाती है और उसे अच्छे से देखने के बाद लियोबिन कहने लगा कि ये गिफ्ट तो काफी महंगा है। तभी फेंग भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो दोनों तो अपनी ही बातों में लगे हुए थे, उन्होंने फेंग को तो नोटिस भी नहीं किया। फिर फेंग उनके सामने ही जाकर खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। फिर फेंग उनसे नाराज होकर दूर जाकर बैठ गया, सोचने लगा कि क्या पता वो आकर मुझे सॉरी बोल दे, लेकिन उन दोनों का फेंग पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। वही लियोबिन सुयुई को बता रहा था कि ये गिफ्ट लगभग 3 लाख युआन का है। ये सुनकर सुई कहने लगी कि उसने मुझे इतना महंगा
महंगा गिफ्ट क्यों दिया होगा। तभी फैंग वहाँ आकर उससे पूछने लगा कि ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है। सुई कहने लगी कि हमारे एक क्लाइंट मिस्टर जिन ने ये मेरे लिए भिजवाया था, क्योंकि वो मेरे काम से बहुत खुश थे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी फैंग लियोबिन से कहने लगा कि वो मेरे आते ही यहाँ से क्यों चली गई। लियोबिन बोला कि मुझे क्या पता, तुमने ही कुछ किया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई ये सोच रही होती है कि अब मैं इस गिफ्ट को रिटर्न कैसे करूँ। तभी फैंग उसके पास जाकर कहने लगा कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। इस पर सुई मना कर देती है। इसके बाद जब वो वहाँ से खड़ी हो रही होती है तो वो फैंग से टकरा जाती है और उसकी वेस्ट पर अपना हाथ रख देती है। इसके बाद वो उससे दूर हट गई और तभी वहाँ लियोबिन आ जाता है और उनसे कहने लगा कि तुम दोनों इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। तभी सुई वहाँ से जल्दी से चली गई और फैंग भी चेंज करने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फैंग अपने रूम में जाकर सुई के बारे में सोचकर स्माइल करने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई अपने ऑफिस में होती है और वो फैंग को मैसेज करती है कि हम दोनों साथ में घर चलेंगे। इसके बाद जब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लियोबिन एक क्रिसमस ट्री लेकर आया था। फैंग कहने लगा कि तुमने पिछले साल ही तो नया क्रिसमस ट्री खरीदा था, अब एक और लाने की क्या जरूरत थी। इस पर लियोबिन बोला कि हम इस साल ज्यादा लोग हैं ना, इसीलिए मैं एक बड़ा ट्री लेकर आया हूँ। इसके बाद वो तीनों साथ बैठकर बातें करने लग जाते हैं और सुई उनसे पूछने लगी कि क्या तुम हाई स्कूल से ही बहुत क्लोज हो। इस पर लियोबिन बोला कि नहीं, हाई स्कूल में तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे, क्योंकि मैंने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवा लिया था। फिर हम काफी साल बाद एक दूसरे से मिले। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फैंग एक कैट से बातें कर रहा था कि क्या तुम भी मेरी तरह हाउसलेस हो, और ये कहते हुए उसे लियोबिन देख लेता है। फिर वो फैंग को और साथ में उस कैट को भी यहाँ ले आया। ये सुनने के बाद फैंग लियोबिन से बोला कि तुम मुझे इसीलिए लेकर आए थे ना, ताकि मैं तुम्हारे साथ रेंट शेयर कर सकूं। इस पर लियोबिन बोला कि हाँ, तो इसमें हम दोनों का ही फायदा हुआ ना। तभी लियोबिन के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उनसे बात करने के लिए साइड में चला गया। तभी सुई फैंग से कहने लगी कि क्या लियोबिन की ब्लाइंड डेट्स उसकी मॉम अरेंज करवाती है। इस पर फैंग बोला कि हाँ, वो चाहती है कि इसकी जल्द से जल्द एक फैमिली हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर जाता है और उसके मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर उसके फादर उसके रियल फादर नहीं है बल्कि स्टेप फादर हैं। लियोबिन की मॉम उससे कहने लगी कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट्स कैसी चल रही हैं। इस पर लियोबिन बोला कि कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती। उसकी मॉम कहने लगी कि तुम इतने आउटस्टैंडिंग हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई तुम्हें लाइक ना करे। तुम बस डेट्स अटेंड करते रहो, क्या पता तुम्हारा फर्स्ट साइट वाला लव कब मिल जाए। उसकी मॉम उसके आने से बहुत ज्यादा खुश थी और लियोबिन उनको देखकर इमोशनल हो रहा था। इसके बाद लियोबिन घर वापस जाने लगता है। तभी उसकी मॉम उससे कुछ दिन यहीं रुकने को कहती है, लेकिन लियोबिन कहने लगा कि कल मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं रुक सकता। फिर वो अपनी मॉम को एक गिफ्ट देता है और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। वही दूसरी ओर हम फैंग और सुई को देखते हैं जो साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं और वो दोनों काफी नर्वस फील कर रहे थे। सुई सोच रही थी कि ये कितना हैंडसम है। तभी उसको फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसकी फ्रेंड उससे कह रही थी कि मुझे लगता है कि लियोबिन फैंग को लाइक करता है, क्योंकि वो 75 ब्लाइंड डेट्स पर जा चुका है लेकिन उसने एक भी लड़की को पसंद नहीं किया। वो दोनों हाई स्कूल में भी एक साथ थे और दोनों ही अभी तक सिंगल है। इस पर सुई कहने लगी कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसकी फ्रेंड कहने लगी कि तुम उनके घर में रहती हो ना, तो बताओ उनकी डेली लाइफ कैसी है। तभी सुई को याद आता है कि लियोबिन हर छोटे से काम के लिए भी फैंग पर डिपेंड रहता है, यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी फैंग ही बनाता है। ये सब सोचने के बाद सुई फैंग से पूछने लगी कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियाँ। ये सुनकर फैंग सोचने लगा कि कहीं ये मुझे लाइक तो नहीं करती, हो सकता है ये हमारे फ्यूचर चाइल्ड के बारे में सोच रही है इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है। फिर वो सुई से कहने लगा कि मुझे लड़के और लड़कियाँ दोनों पसंद है। ये सुनकर सुई सोचने लगी कि इसका मतलब मेरी फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन अभी भी मेरे पास डेटिंग का 50-50 चांस है, लेकिन इसके लिए अब मुझे लियोबिन से कंपटीशन करना पड़ेगा। फिर फैंग उससे पूछने लगा कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियाँ। इस पर सुई कहने लगी कि ऑफ कोर्स मुझे बॉयज ही पसंद है। इसके बाद सुई सोचने लगी कि इससे मैं डायरेक्टली ही पूछ लेती हूँ। फिर वो उससे पूछने लगी कि क्या तुम लियोबिन को लाइक करते हो। ये सुनकर फैंग बोला कि इसका मतलब तुम मुझसे ये पूछना चाहती थी कि मैं मेंस को लाइक करता हूँ या वुमेन्स को। मैं वुमेन्स को ही लाइक करता हूँ, पर तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी। इस पर सुई कहने लगी कि तुम और लियोबिन बहुत क्लोज हो और जब भी हम दोनों साथ होते हैं तो तुम ज्वेलस हो जाते हो। तुम दोनों अभी तक किसी को भी डेट नहीं कर रहे थे, इसीलिए मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस पर फैंग कहने लगा कि तुम भी तो किसी को डेट नहीं कर रही, पर मैंने तो तुम पर कभी शक नहीं किया। इसके बाद फैंग सुई से पूछने लगा कि क्या लियोबिन तुम्हारे टाइप का है। सुई कहने लगी कि मैंने पहले भी तो तुम्हें बताया था कि वो मेरे टाइप का नहीं है और वो भी मुझे लाइक नहीं करता। इसके बाद फैंग कहने लगा कि तो क्या फिर मैं तुम्हारे टाइप का हूँ। इस पर सुई कोई रिप्लाई नहीं देती और फैंग उसके पास जाकर उसे किस करने लग जाता है। तभी वहाँ लियोबिन आ जाता है और वो दोनों दूर दूर बैठ जाते हैं।
फिर लियोबिन भी मूवी देखने के लिए उन दोनों के बीच में आकर बैठ गया और तभी सुई वहाँ से उठकर चली गई। इसके बाद फेंग लियोबिन से अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है और लियोबिन इसके लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में हम लियूजिंग को देखते हैं जो अपनी मॉम को खाना खिला रही थी। तभी बाहर से उसके अंकल डोर नॉक करते हैं और उसकी मॉम से कहने लगे कि तुमने इस घर को बेचने के बारे में क्या सोचा है। इस पर लियूजिंग कहने लगी कि हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हम इस घर को नहीं बेचेंगे। तभी उसके अंकल बोले कि मैंने तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए पैसे दिए थे, तुमने अभी तक वो पैसे भी वापस नहीं किए, अब तुम्हें ये घर तो बेचना ही पड़ेगा। तभी लियूजिंग बाहर आकर कहने लगी कि मुझे पता है आप हमारे घर को लेना चाहते हैं और आप एक रॉबर हैं। ये कहकर वो डोर बंद कर देती है। अगले सीन में हम सुई को देखते हैं जो मिस्टर जिन के घर जाती है और वहाँ बाहर एक कैमरा लगा होता है जिसको ऑन करके वो बताने लगी कि मुझे मिस्टर जिन से मिलना है। अंदर एक आदमी बैठा होता है जो उसे रिप्लाई देता है कि मैं मिस्टर जिन का बटलर हूँ और मिस्टर जिन अभी घर पर नहीं है। सुई कहने लगी कि मुझे उनका दिया हुआ गिफ्ट वापस करना था और उनको थैंक्स भी करना था। इस पर वो आदमी कहने लगा कि गिफ्ट को बाहर डोर पर ही रख दो, जब मिस्टर जिन आएंगे तो मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगा। इसके बाद सुई उस गिफ्ट को बाहर ही रखकर चली गई और उसके जाने के बाद वो आदमी स्माइल करने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई जब घर वापस जाती है तो वो बाहर लियूजिंग को बैठे देखती है। लियूजिंग उससे कहने लगी कि इस बार मैं फेंग से नहीं तुमसे मिलने आई हूँ। अंदर जाकर वो सुई को अपने घर के प्रॉपर्टी पेपर्स देती है और उससे कहने लगी कि मुझे मेरे अंकल पर केस करना है। इन प्रॉपर्टी पेपर्स पर मेरी दादी का नाम है और मेरे अंकल हमारे घर को बेचना चाहते हैं। तभी सुई कहने लगी कि अगर तुम्हारी दादी जी की डेथ हो चुकी है तो फिर उनके घर पर तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मॉम दोनों का बराबर अधिकार है। इस पर लियूजिंग कहने लगी कि मेरे अंकल ने मेरी दादी की बिल्कुल भी केयर नहीं की थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि वो ये घर सिर्फ मेरी मॉम को देंगी। सुई कहने लगी कि क्या ये बात उन्होंने किसी पेपर पर लिखी थी या फिर जब उन्होंने ये कहा था तब तुम्हारे अलावा वहाँ कोई और था। इस पर लियूजिंग मना कर देती है। सुई कहने लगी कि फिर तो हम तुम्हारे अंकल पर कोई केस नहीं कर सकते और तुम्हारे घर को बेचने का फैसला तुम्हारे मॉम और तुम्हारे अंकल दोनों ले सकते हैं। ये सुनकर लियूजिंग बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग और लियोबिन भी घर वापस आ जाते हैं और सुई इनको लियूजिंग के बारे में बता देती है और उनसे कहने लगी कि वो इस वक्त बहुत अपसेट है और बाहर बैठी हुई है। इसके बाद लियोबिन उसके लिए पानी लेकर जाता है और उससे कहने लगा कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। इस पर लियूजिंग कहने लगी कि मुझे मेरा नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ये नाम किसी ऐसे इंसान ने दिया था जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ। फिर वो उससे पूछने लगा कि तुम्हारे फेस पर ये चोट कैसे आई। लियूजिंग बताती है कि मुझे किसी ने बुली किया था। इस पर लियोबिन बोला कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे भी लोग बुली किया करते थे और मेरा नाम भी मुझे ऐसे इंसान ने दिया था जिससे मैं नफरत करता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम रॉबिन रख लिया था। पर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि ये तो सिर्फ एक नाम है, किसी ने भी दिया हो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद वो उसे डिनर करने के लिए अंदर ले जाता है। फेंग उससे कहने लगा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें लॉक खोलना सिर्फ तभी सिखाऊंगा जब तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल प्योर होगा। लियूजिंग कहने लगी कि जब तुमने लॉक खोलना सीखा था तब क्या तुम्हारा इंटेंशन भी प्योर था। फेंग इसका तो कोई जवाब नहीं देता लेकिन कहने लगा कि इस दुनिया में पैसे कमाने के और भी कितने सारे तरीके हैं, तुम चाहो तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, लेकिन तुम लॉक स्मिथ बस इसलिए बनना चाहती हो क्योंकि तुमने मुझे एक दिन एक बॉक्स खोलते हुए देख लिया था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। इस पर लियूजिंग कहने लगी कि नहीं, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं। तभी फेंग बोला कि तुम रोज स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के बजाय यहाँ वहाँ से फ्री की चीजें इकट्ठा करती हो और अपने घर ले जाती हो। लियूजिंग कहने लगी कि वो तो फ्री की चीज है, मैं उन्हें चोरी करके थोड़ी लेकर जाती हूँ। इस पर फेंग उसे डांटते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम ये काम करती हो। लियूजिंग भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम्हें हमारे घर के हालात पता नहीं है, मेरी मॉम को पैरालिसिस है और कोई भी उनकी केयर नहीं करता। इस पर फेंग बोला कि किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत काम करो, तुमने मेरी अटेंशन पाने के लिए मेरा लॉक चुरा लिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से अपनी मॉम की हेल्प कर पाओगी। ये सुनकर लियूजिंग वहाँ से जा रही होती है तभी सुई उसके साथ जाने लगी लेकिन फेंग उसे जाने से मना कर देता है। सुई कहने लगी कि अगर उसको कुछ हो गया तो। फेंग बोला कि तुम टेंशन मत लो, अगर वो अपनी मॉम से प्यार करती है तो फिर वो सीधे अपने घर ही जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम लियूजिंग को देखते हैं जो रोते हुए अपने घर जा रही होती है लेकिन तभी वो फेंग के मास्टर से टकरा जाती है। फेंग का मास्टर उससे कहने लगा कि तुम वही लड़की हो ना जो फेंग से लॉक खोलना सीखना चाहती है और लियूजिंग उससे बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुई फेंग से कह रही होती है कि तुमने उससे काफी रूडली बात की, उसको बहुत हर्ट हुआ होगा। इस पर फेंग बोला कि मैंने जो भी कहा था वो उसके अच्छे के लिए ही तो कहा था। सुई कहने लगी कि वो एक टीनेजर है, उसे हमें अच्छे से समझाना चाहिए था पर तुमने तो उसे बेवजह ही डांट दिया, मुझे लगता है कि हमको उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस पर फेंग कहने लगा कि जब मैं टीनेजर था तो मैं अपनी गलतियों से सीखता था, मुझे उसकी तरह किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया।
लियोबिन उसे गुस्से में वहाँ से जाते हुए देखता है तो फिर वो सुई से आकर पूछने लगा कि क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। सुई उसे कोई जवाब नहीं देती और जाते जाते उससे कचरा बाहर फेंकने को कह देती है। इसके बाद लियोबिन कचरा फेंकने के लिए चला जाता है और अपने आप से कहने लगा कि जब लोग प्यार में होते हैं तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। अभी तो इनकी लव स्टोरी शुरू भी नहीं हुई और उससे पहले तो झगड़ा हो गया। और फैंग तो बहुत ही बड़ा स्टूपिड है, क्या वो सुई के सामने अपने एटीट्यूड को थोड़ा कम नहीं कर सकता। वही दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के पास कॉल करके लियू जिंग के बारे में पूछ रही थी। उसकी फ्रेंड बताती है कि वो लड़की बिल्कुल सेफली घर पहुंच गई है। कॉल कट करने के बाद सुई सोचने लगी कि फैंग अचानक से गुस्सा क्यों हो गया, कहीं मैंने ही तो कुछ गलत नहीं कहा था। पता नहीं वो कैसा इंसान है जिसके इमोशंस इतनी जल्दी चेंज होते रहते हैं। कहीं वो मुझ पर इसलिए तो गुस्सा नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने उससे पैसे उधार ले रखे हैं। अब तो मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं जल्द से जल्द उसके पैसे चुका सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन की एक फ्रेंड उसकी शॉप पर एक बैग बेचने आई होती है। तभी लियोबिन उससे कहने लगा कि तुम्हारे हाथ में जो बैग है वो मुझे फेक लग रहा है। इस पर उसकी फ्रेंड कहने लगी कि नहीं, ये फेक नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। इसके बाद वो वहाँ से जा ही रही होती है तभी वो लियोबिन से कहने लगी कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पर जल्दी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। इस पर लियोबिन उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग जब घर वापस आता है तो लियोबिन उसे रोककर उसके पास जाता है। फैंग कहने लगा कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। इस पर लियोबिन उससे कहने लगा कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, क्योंकि मुझे एक एग्जाम देनी है और इस मंथ मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इसके बाद फैंग उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है और उसे कहने लगा कि मुझे पता है तुम्हें कोई एग्जाम नहीं देनी। लियोबिन बोला कि हाँ, पर इनसे मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। इस पर फैंग कहने लगा कि तुम्हारा बर्थडे तो समर्स में आता है ना। लियोबिन कहने लगा कि वो मेरा बर्थडे है, मैं जब चाहे सेलिब्रेट कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम लियोबिन की फ्रेंड को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसे वो पैसे दे देती है जो वो लियोबिन से लेकर आई थी। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहने लगा कि तुमने ये वाला बैग क्यों नहीं बेचा। तभी ली उससे गुस्से में कहने लगी कि ये बैग फेक है, तुमने मुझे फेक गिफ्ट दिया था और तुम चाहते हो कि मैं इसे भी बेच दूं। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहने लगा कि तुम अब बदल गई हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। ली कहने लगी कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहने लगा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर प्रूफ करो, मुझसे घुटनों पर बैठकर अभी माफी मांगो। तभी लियोबिन उनको वहाँ देख लेता है। ली घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने वाली होती है और तभी लियोबिन आकर उसे रोक लेता है। तभी वो आदमी कहने लगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। लियोबिन कहने लगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव भला कौन करता है। इस पर वो आदमी कहने लगा कि मैंने इसे फोर्स नहीं किया था, वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही थी। तभी लियोबिन उससे फाइट करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद फैंग भी वहाँ आ जाता है और वो भी आकर उस आदमी को मारने लग जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो लियोबिन को हर्ट कर रहा है। इसके बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ से उठकर भाग गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन की फ्रेंड उनसे कह रही थी कि तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो मेरी बहुत केयर करता है और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। तभी लियोबिन कहने लगा कि तुम्हें उससे शादी नहीं ब्रेकअप करना चाहिए। इस पर ली कहने लगी कि मेरी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है और ना ही मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, इसलिए मेरे पास उससे शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरी बहुत केयर करेगा। इसके बाद वो लियोबिन से कहने लगी कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे और दे सकते हो। लियोबिन बोला कि आज सुबह ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और इनको भी ले जाकर तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे दोगी। इस पर ली कहने लगी कि नहीं, इस बार मैं पैसे अपने लिए मांग रही हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार मैं उसको नहीं दूंगी। बेचारे लियोबिन ने फैंग से जो पैसे उधार लिए थे वो भी उसने उसकी फ्रेंड को दे दिए। इसके बाद वो लड़की फिर से उन पैसों को ले जाकर अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो अपनी चोट पर दवाई लगा रहा था। तभी फैंग उससे कहने लगा कि जब तुम्हें फाइटिंग नहीं आती तो क्यों करते हो। लियोबिन कहने लगा कि तुम्हें पहले सुई पर ध्यान देना चाहिए, वो तुमसे बहुत गुस्सा है, क्या तुम उसके साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं कर सकते। ये सुनकर फैंग वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में हम सुई को देखते हैं जो अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने आई होती है। जब उसका फ्रेंड उसके सामने आता है तो वो उसको पहचानती भी नहीं है क्योंकि उनको मिले हुए काफी साल हो गए थे। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, क्या अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर सुई कहने लगी कि नहीं, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा क्योंकि अभी मैं अपनी इंटर्नशिप पर फोकस कर रही हूँ। तभी उसका फ्रेंड बोला कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस पर सुई बताने लगी कि हाँ, एक लड़का है जिसे मैं लाइक करती हूँ, वैसे तो वो मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करता है लेकिन कभी कभी वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करता है। इस पर उसका फ्रेंड कहने लगा कि कोई बात नहीं, अब मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद वो कुछ फ्लावर्स लाकर सुई को देने लगा। सुई कहने लगी कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, मैंने तुमसे अभी अभी तो कहा था कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ और तुम मेरे सिर्फ फ्रेंड हो। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि मैं ये तुमको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि फैंग को ज्वेलसी हो। फिर वो सुई के साथ एक फोटो लेता है और उससे कहने लगा कि तुम इस फोटो को पोस्ट कर देना, लेकिन इसको सिर्फ फैंग और लियोबिन ही देख पाए और फैंग इसे देखकर कैसे रिएक्ट करता है ये मुझे बता
बताना मत भूलना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद सुई घर वापस आ जाती है और उन फ्लावर्स को ऐसी जगह पर रख देती है जहाँ पर फेंग उन्हें आसानी से देख पाए। अगले सीन में हम लियोबिन को देखते हैं जो मजे में सॉन्ग सुनते हुए डांस कर रहा था। तभी वो वहाँ पर उन फ्लावर्स को देख लेता है और उसमें एक लेटर होता है जो सुई के फ्रेंड ने लिखा था। वो तुरंत उसको फेंग के पास लेकर जाता है और उसको चिढ़ाते हुए वो लेटर पढ़कर सुनाने लगा। फेंग उससे बोला कि तुम दूसरों की चीजों को हाथ क्यों लगाते हो। तभी लियोबिन उन दोनों की फोटो देखते हुए कहने लगा कि उसका फ्रेंड तुमसे ज्यादा हैंडसम लग रहा है, मुझे उसका इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा, अब तुम देख लो कि आगे तुम्हें क्या करना है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और फेंग को ये सब सुनकर बहुत जेलसी हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी लियोबिन सुई से कहने लगा कि तुम आज अपने एक फ्रेंड से मिलने गई थी ना, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। इस पर सुई बताती है कि बचपन से। इसके बाद लियोबिन वहाँ से उठकर चला गया। उसके जाने के बाद फेंग सुई से बात करने की कोशिश करता है। तभी उसे लियोबिन की कही एक बात याद आती है। लियोबिन ने उसे बताया था कि जब तुम सुई से बात करो तो उसकी आंखों में देखकर करना, जिससे वो डेफिनेटली तुम्हारी फीलिंग्स को समझ पाएगी। फिर फेंग उसकी आंखों में देखकर कहने लगा कि कल मेरी ही गलती थी, मुझे लियूजिंग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी और मैंने तुम पर भी बेवजह गुस्सा किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। सुई कहने लगी कि कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग अपने रूम में होता है और तभी सुई उसका डोर नॉक करती है। थोड़ी देर वेट करके वो वापस जा ही रही होती है, तभी फेंग आकर डोर खोल देता है। इसके बाद वो अंदर जाकर कहने लगी कि मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने हैं। ये कहकर वो उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वो वापस जाने लगती है। तभी फेंग उससे कहने लगा कि क्या इस वीकेंड तुम फिर से अपने फ्रेंड से मिलने जाने वाली हो। इस पर सुई कहने लगी कि नहीं, वो तो सिर्फ यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आया था, बस इसीलिए मैं उससे मिलने गई थी। वैसे कल मैं क्रिसमस के लिए कुछ डेकोरेशन और प्लांट्स खरीदने के लिए मार्केट जाने वाली हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। इस पर फेंग उसे हाँ कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुई अपने लिए ड्रेस डिसाइड कर रही थी क्योंकि उसे फेंग के साथ मार्केट जाना था। बड़ी मुश्किल से वो एक ड्रेस डिसाइड करके नीचे आती है। तभी लियोबिन कहने लगा कि तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है, क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो। सुई कहने लगी कि मैं और फेंग साथ में मार्केट जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो। इस पर लियोबिन मना कर देता है और उससे वो ड्रेस चेंज करने को कहता है। सुई कहने लगी कि ये मेरी फेवरेट स्टाइल है। इस पर लियोबिन बोला कि मैं तुम्हें फेंग की फेवरेट स्टाइल बताता हूँ, तुम वही ड्रेस पहन कर जाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई दूसरी ड्रेस पहन कर आ जाती है और फेंग को वो ड्रेस बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो दोनों साथ में मार्केट चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और लियोबिन घर पर अकेला बोर हो रहा था। तभी उसके पास एक लड़की का कॉल आता है जो उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने को कहती है, लेकिन लियोबिन उससे मना कर देता है। फिर वो सोचने लगा कि शायद मैं लाइफ टाइम ऐसे ही सिंगल रहने वाला हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई और फेंग साथ में मूवी देखने गए होते हैं और वो दोनों यहाँ भी काफी नर्वस फील कर रहे थे। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी फेंग के पास किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर चला गया। इसके बाद वो वापस आकर सुई से कहने लगा कि तुम्हें मेरे बिना ही मूवी देखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सुई काफी सैड हो जाती है और उसका मूवी देखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई मूवी देखने के बाद अकेले ही सारा सामान लेकर घर वापस आती है और उसे फेंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी लियोबिन उससे पूछ लेता है कि क्या तुम फेंग को लाइक करती हो। इस पर सुई हाँ कह देती है। तभी लियोबिन उससे कहने लगा कि अगर तुम सच में उसे लाइक करती हो तो फिर तुम्हें थोड़ा चेंज होना पड़ेगा क्योंकि उसकी जॉब थोड़ी डेंजरस है, उसको कभी भी इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ सकता है। सुई कहने लगी कि मैंने ये थोड़ी कहा है कि हम दोनों कपल बनने वाले हैं। इस पर लियोबिन बोला कि डेट तो डेट होती है, अब ये मत कहना कि तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो। सुई कहने लगी कि मैंने ये नोटिस किया है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ है पर वो किसी को बताना नहीं चाहता। इस पर लियोबिन बोला कि वो बाकी लोगों की तरह अपना पेन सबको नहीं बताता, बल्कि वो दूसरे लोगों को पेन से प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम उसे लाइक करती हो तो फिर तुम्हें उसे समझना होगा। इसके बाद सुई उसे कहने लगी कि तुम इतनी सारी ब्लाइंड डेट्स पर जा चुके हो, तुम्हें अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली क्या। इस पर लियोबिन बोला कि बस तुम 2 दिन का वेट करो, फिर देखना कि रियल लव कैसा होता है। ये कहकर वो अंदर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई फेंग के आने का वेट कर रही होती है। काफी देर तक वेट करवाने के बाद फेंग रात को बहुत लेट घर आता है। इसके बाद सुई उसके लिए नूडल्स बना कर लाती है और उससे कहने लगी कि मुझे सिर्फ यही बनाने आते हैं। तभी फेंग उससे कहने लगा कि मैं मूवी देखने के लिए तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर तुम चाहो तो अगली बार तुम भी मुझे अकेले छोड़कर चली जाना। इस पर सुई कहने लगी कि नहीं, अगली बार हम साथ में मूवी देखेंगे। इसके बाद फेंग डिनर करने लग जाता है और तभी सुई देखती है कि उसके हाथों में बहुत सारी चोट आई हुई थी। फिर वो उसकी चोट पर दवाई लगाने लगी। इसके बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी फेंग उसका हाथ पकड़ देता है और उसे कहने लगा कि आज मैंने कुछ
बहुत बुरा देखा, इसकी वजह से मैं थोड़ा उदास हूँ। क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रुक सकती हो? फिर सुई वहाँ रुक जाती है और फेंग उससे कहने लगा कि क्या तुम कभी हेल्पलेस हुई हो? कोई तुम्हारे सामने हेल्प मांग रहा हो लेकिन चाहकर भी तुम उसकी हेल्प ना कर पाओ। तभी फेंग को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसने एक लड़की को आग से बचाया था और उसको देखकर उसे अपनी सिस्टर की याद आ गई थी। फेंग सुई से कहने लगा कि जब मैं 10 साल का था तब मैंने अपनी लाइफ का पहला लॉक खोला था जो मेरी सिस्टर के एक बॉक्स का लॉक था और वो उसका पासवर्ड भूल गई थी। जब मैंने उसका लॉक खोला तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और मॉम से मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगी, पर उस वक्त मैं उतना भी परफेक्ट नहीं था जितना वो बोल रही थी। एक दिन जब मैं एक बॉक्स का लॉक खोल रहा था तो मेरे डैड ने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उन्होंने मुझे नहीं रोका तो मैं बड़ा होकर एक चोर बनूंगा। लेकिन मेरी मॉम और सिस्टर ने मेरा साथ दिया और मैं डैड से छुपकर लॉक खोलना सीखता रहा। मैंने बहुत सारे लॉक खोलना सीख लिया था, इसलिए मेरी सिस्टर और मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये खुशी सिर्फ कुछ ही दिनों की है। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी मॉम और सिस्टर घर पर थी और तभी उनके घर में आग लग जाती है। वो बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन उनके डोर का लॉक अटक गया था और उनसे वो डोर नहीं खुला। वहीं फेंग जब स्कूल से घर वापस आ रहा होता है तो देखता है कि उनके घर में आग लगी हुई थी। वो जल्दी से ऊपर जाकर लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे भी वो लॉक नहीं खुला। फिर रेस्क्यू टीम आकर उन दोनों को बाहर निकालती है लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। फेंग ये सब बताकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और फिर उससे कहने लगा कि मेरे डैड उनकी डेथ का जिम्मेदार मुझे मानते हैं क्योंकि मैं हमेशा उस डोर पर लॉक खोलने की प्रैक्टिस किया करता था और जब आग लगी तो वो लॉक अटक गया। इसके बाद मैं वो घर छोड़कर चला गया और मैंने लॉक खोलना भी बंद कर दिया, पर फिर मैं एक ऐसे पर्सन से मिला जिसने मुझे कहा कि मैं लॉक खोलकर लोगों की जान भी बचा सकता हूँ। मैं अपनी मिस्टेक सुधारना चाहता था इसीलिए मैंने लॉक खोलना फिर से शुरू कर दिया। वहीं ये सब सुनकर सुई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग जब सुबह सुबह उठकर आता है तो वो देखता है कि सुई नीचे कपड़े सुखा रही थी। फिर फेंग भी वहाँ अपने कपड़े सुखाने के लिए चला आया और उससे कहने लगा कि कल रात मैं लेट घर आया और तुमको डिस्टर्ब किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। इस पर सुई कहने लगी कि कोई बात नहीं, पर कल रात तुम्हें अच्छे से नींद आई या नहीं? इस पर फेंग कहता है हाँ मुझे अच्छे से नींद आई थी। अगले सीन में हम लियोबिन की फ्रेंड ली को देखते हैं जो उनसे मिलने आई थी और उससे कहने लगी कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे और दे सकते हो क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने उनके साथ स्कैम किया है और वो उनके पैसे लेकर भाग गया है। वो लोग अब मुझसे पैसे मांग रहे हैं और अगर मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार देंगे। इस पर लियोबिन बोला कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पैसे मैं चुकाऊं? फिर फेंग वहाँ आकर उनसे कहने लगा कि उनके पैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने लिए हैं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तभी सुई ली से कहने लगी कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोबिन अपनी फ्रेंड से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन ली कहने लगी कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी और घर पहुंचकर तुम्हें मैसेज कर दूंगी। इसके बाद जब वो घर वापस जा रही होती है तो एक आदमी उसे पकड़ लेता है, पर वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ही था। ली उससे रोते हुए कहने लगी कि तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। इस पर उसका बॉयफ्रेंड कहने लगा कि मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था इसीलिए तुम्हें बताने का चांस ही नहीं मिला। तभी ली कहने लगी कि क्या तुम कुछ लोगों के पैसे लेकर भाग गए थे? इस पर उसका बॉयफ्रेंड कहने लगा कि मैंने वो पैसे लेकर एक मिन नाम के आदमी को दिए थे लेकिन उसने हमारे साथ चीटिंग की और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं उन लोगों को पैसे कहाँ से वापस दूंगा। फिर वो ली से कहने लगा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? इस पर ली मना कर देती है। फिर वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं मिन को ढूंढकर अपने पैसे वापस ले लूंगा। वहीं दूसरी ओर हम लियोबिन को देखते हैं जो ली के पास कॉल कर रहा था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। तभी सुई कहने लगी कि शायद वो फिर से अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आ गई होगी, पता नहीं वो उस पर इतना ट्रस्ट क्यों करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और उसका बॉयफ्रेंड उस मिन नाम के आदमी से मिलने गए होते हैं लेकिन वो आदमी उन दोनों को किडनैप कर लेता है और उनसे बहुत सारे पैसे मांगने लगता है। ली का बॉयफ्रेंड कहने लगा कि मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। फिर वो ली से कहता है कि क्या तुम कुछ पैसों का इंतजाम कर सकती हो? इस पर ली कहने लगी कि ठीक है, पर इसके लिए मुझे अपने एक फ्रेंड के पास कॉल करना होगा। फिर वो सुई के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी कि तुम अब्रॉड से चाइना वापस आई हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, लेकिन यहाँ सिर्फ कैश चलता है इसलिए तुम 2 लाख युआन लेकर यहाँ आ जाना। सुई भी समझ गई थी कि वो किसी प्रॉब्लम में है इसलिए वो वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है। कॉल कट होने के बाद ली का बॉयफ्रेंड उस किडनैपर से कहने लगा कि इसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा अमीर है, क्यों ना तुम हमको छोड़कर उसको किडनैप कर लो। इस पर किडनैपर कहने लगा कि तुम दोनों मेरे साथ कोई ट्रिक मत खेलो, अगर 1 घंटे के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा।
वहीं दूसरी ओर वो तीनों वहाँ चले जाते हैं जहाँ ली ने सुयुई से आने को कहा था, लेकिन अभी तक ली वहाँ पर नहीं आई थी। फिर जब सुयुई उसके पास कॉल करती है तो वो किडनैपर ली के फोन में सुयुई का नाम देख लेता है और उसे पता लग जाता है कि सुयुई एक लॉयर है। फिर वो किडनैपर जाकर उन दोनों को मारने लग जाता है। तभी ली का बॉयफ्रेंड कहने लगा कि मैं तो सुयुई को जानता भी नहीं हूँ और मैं भला लॉयर्स के साथ कांटेक्ट क्यों रखूंगा, जो भी किया है वो ली ने किया है, तुम कहो तो मैं इसे सबक सिखा देता हूँ। फिर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होकर उसको मारने लग जाता है और फिर किडनैपर से कहने लगा कि अब तो मुझे छोड़ दो, मैं पैसे लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन वो किडनैपर वहाँ पर आग लगा देता है और बाहर से ताला लगाकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर वो तीनों ली को ढूंढ रहे थे, तभी फैंग को वहाँ पर आग लगी हुई दिखती है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो अंदर से उसे उनकी आवाज आ रही थी जो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता है जब उसकी मॉम और सिस्टर हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया और फिर वो सोचने लगा कि मैं शायद इनको भी नहीं बचा पाऊंगा। तभी लियोबिन उसके पास आकर कहने लगा कि सिर्फ तुम ही हो जो वो लॉक खोलकर उनको बचा सकते हो, क्या तुम अब भी वही सब होते हुए देखना चाहते हो जो पास्ट में हुआ था। फिर वो उसका बॉक्स उठाकर लाता है और उससे कहने लगा कि अगर तुम्हारी सिस्टर आज जिंदा होती तो वो कभी नहीं चाहती कि उसका भाई खुद को इतना कमजोर और हेल्पलेस समझे। ये सुनकर फैंग खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो वहाँ जाकर लॉक खोल देता है। फिर रेस्क्यू टीम आकर उन दोनों को बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग घर पर सो रहा होता है और जब वो उठता है तो देखता है कि लियोबिन और सुयुई को उसकी केयर करते हुए वही नींद आ गई थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुयुई की फ्रेंड उससे कह रही थी कि अगर तुम फैंग को लाइक करती हो तो उसे कन्फेस कब करने वाली हो। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड कहने लगी कि नहीं, पहले हमेशा मेंस को कन्फेस करना चाहिए। फिर जीचैन बोली कि पहले कोई भी कन्फेस करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने अभी उसे कन्फेस नहीं किया तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड कहने लगी कि अगर मान लो तुमने उसे कन्फेस भी कर दिया और तुम दोनों एक कपल भी बन गए, पर जब तुम लोगों को बताओगी कि पहले कन्फेस तुमने किया था तो उनको लगेगा कि तुम फैंग के पीछे पड़ी थी। इस पर सुई कहने लगी कि पता नहीं वो मुझे लाइक करता है या नहीं। तभी जीचैन कहने लगी कि अगर तुम उसे कन्फेस करती हो तो उसके 3 रिजल्ट आ सकते हैं। पहला रिजल्ट तो ये हो सकता है कि वो कहेगा कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और फिर तुम दोनों साथ हो जाओगे। दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता होगा पर तुम उसकी फ्रेंड हो तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। और थर्ड रिजल्ट ये हो सकता है कि वो तुमको रिजेक्ट करके चला जाएगा। ये सुनकर सुई कहने लगी कि जितना मैं उसको जानती हूँ, अगर वो मुझे लाइक नहीं करता होगा तो फ्रेंडशिप के लिए भी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि वो मुझसे फ्रेंडशिप ही तोड़ दे, फिर तो मुझे वो घर छोड़कर जाना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरा घर रेंट पर ले सकूं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फैंग और लियोबिन क्रिसमस डे के लिए डेकोरेशन कर रहे होते हैं। तभी लियोबिन फैंग से कहने लगा कि तुम सुई को लाइक करते हो ना, फिर उसे कन्फेस कब करने वाले हो। इस पर फैंग बोला कि नहीं, हम दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। तभी लियोबिन बोला कि ऐसे तो मैं और सुई भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, बाय द वे क्रिसमस आने वाला है, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवानी चाहिए। फिर लियोबिन उसे कन्फेशन के बारे में क्लास देना स्टार्ट कर देता है। फिर कहने लगा कि जब तुम उसे कन्फेस करो तो उसका नाम लेकर उसे बुलाना और जब वो तुम्हारी तरफ देखे तो कुछ मत बोलना। फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ना और उसकी आंखों में देखकर बोलना कि मैं तुमसे। वो आगे कुछ बोल पाता तभी वहाँ सुई आ जाती है और उसे देखते ही लियोबिन अंदर चला गया। सुई फैंग से पूछने लगी कि लियोबिन अभी तुमसे क्या कह रहा था। इस पर फैंग कहने लगा कि कुछ नहीं, बस वो ये कह रहा था कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इसके बाद वो भी फैंग के साथ डेकोरेशन करने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग लियोबिन से कह रहा होता है कि तुम सुई के अच्छे फ्रेंड हो तो उसने तुम्हें बताया होगा कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। इस पर लियोबिन कहने लगा कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इस पर फैंग बोला कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी डेस्क मेट के पास कॉल करके उससे कहूंगा कि तुम अभी भी उसको लाइक करते हो। इस पर लियोबिन बोला कि नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर जब फैंग उससे दोबारा पूछता है तो लियोबिन कहने लगा कि तुम खुद ही पता क्यों नहीं लगा लेते। फिर फैंग उसकी डेस्क मेट को दोबारा कॉल करने लगता है। तभी लियोबिन बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें सुई को इम्प्रेस करने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुई के लिए एक पार्सल आता है जिसमें एक टेडी बियर होता है और साथ में एक लेटर भी था जो उसके फ्रेंड ने लिखा था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि इस गिफ्ट में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज छुपा है। फिर फैंग जब उस टेडी के हाथ को प्रेस करता है तो उससे गुड मॉर्निंग की आवाज आती है और जब दूसरे हाथ को प्रेस करता है तो गुड नाइट की। ये सब देखकर लियोबिन फैंग से कहने लगा कि देखो ये टेडी हम पर कैसे हंस रहा है और स्पेशली तुम पर। मुझे लगता है कि सुई का फ्रेंड उसे लाइक करता है। फैंग बोला कि सुई ने तो मुझसे कहा था कि वो दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। इस पर लियोबिन कहने लगा कि तुम्हें लड़कियों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अगर अब भी तुमने कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। ये कहकर वो अंदर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई जब ऑफिस से वापस आती है तो उस टेडी बियर को देखती है जो अभी भी घर के बाहर ही रखा हुआ था। सुई उन दोनों से कहने लगी कि तुमने इतना बड़ा टेडी बियर क्यों खरीदा है। तभी वो उस लेटर को देखती है तो उसे पता लगता है कि उसकी
उसके फ्रेंड ने भेजा है। फिर फैंग वहाँ आकर टेडी के हाथों को प्रेस करके उसे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाली आवाज सुनाता है और फिर उससे गुस्सा होकर वापस बैठ गया। फिर सुई उसे कहने लगी कि तुमने आज डिनर में क्या बनाया है। इस पर फैंग कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं बनाया, तुमको खाना हो तो तुम खुद बना लो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर लियोबिन उसके पास आकर कहता है कि इस बार मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये कहकर वो भी अंदर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी और फैंग और लियोबिन बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। सुई अपने फ्रेंड से कह रही थी कि तुमने मेरे लिए गिफ्ट क्यों भिजवाया है, यहाँ सबने उसे देख लिया और तुम्हें पता है मुझे कितना इम्प्रेस फील हुआ। तभी लियोबिन डोर खोलकर अंदर आ जाता है। सुई कहने लगी कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर लियोबिन बहाना बनाने लगा कि हम तो यहाँ बस लाइट चेक करने आए थे क्योंकि यहाँ कुछ बल्ब खराब हो गए जिन्हें हमें न्यू ईयर से पहले चेंज करना है। तभी फैंग उसे खींचकर वहाँ से बाहर ले गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग एक बुक पढ़ रहा था। तभी लियोबिन सुई के पास जाकर उससे उसके फ्रेंड के बारे में पूछने लगा। सुई बताने लगी कि हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं और उसने क्रिसमस डे के लिए मुझे एक गिफ्ट भेजा है। तभी लियोबिन उसकी बातों को जोर जोर से रिपीट करने लगता है ताकि वो फैंग को ज्वेलस फील करा सके। वो अपने इरादों में कामयाब रहा और फैंग ज्वेलस होकर उनके पास आकर खड़ा हो गया ताकि वो भी उनकी बातें सुन सके। तभी सुई कहने लगी कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तुम दोनों उसके बारे में इतना मत सोचो। ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग उस टेडी के पास जाकर उसे मारने लगता है और उसने अपना पूरा गुस्सा उस बेचारे टेडी पर निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंग अच्छे से रेडी होकर बैठा होता है ताकि सुई आकर उसे नोटिस करे, लेकिन सुई तो वहाँ आकर उस टेडी को देखने लगती है और फिर फैंग से कहने लगी कि ये टेडी कितना क्यूट है ना। ये सुनकर फैंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तभी सुई कहने लगी कि इसने यहाँ बहुत ज्यादा जगह कवर कर रखी है। इस पर फैंग कहने लगा कि हाँ हम इसको कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन सुई कहने लगी कि नहीं, हम किसी के गिफ्ट को कचरे में नहीं फेंक सकते। इसके बाद वो ऑफिस जाने लगती है और जाते जाते फैंग से कहने लगी कि क्या आज रात को तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकते हो। इस पर फैंग हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग एक सूट पहनकर लियोबिन के सामने आता है और उससे कहने लगा कि आज मैं सुई के साथ डिनर पर जाने वाला हूँ। इस पर लियोबिन कहने लगा कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, जाओ जाकर चेंज करके आओ। इसके बाद फैंग काफी सारी ड्रेसेस ट्राई करके देखता है लेकिन लियोबिन उन सबको रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद लियोबिन खुद उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करता है। उससे कहने लगा कि जब तुम डिनर पर जाओ तो यही वाली ड्रेस पहन कर जाना। वहीं दूसरी ओर हम सुई को देखते हैं जिससे वेट नहीं हो रहा था कि कब वो ऑफ टाइम पर घर जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग सुई को पिक करने के लिए उसकी कंपनी के बाहर खड़ा होता है और वहीं ऑफ टाइम पर सुई भी जल्दी जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बॉस वहाँ आता है और उससे कहने लगा कि तुम्हें आज ओवर टाइम करना पड़ेगा और साथ में वो एक और एम्प्लॉय को उसके साथ रुककर ओवर टाइम करने को कह देता है। फिर सुई वहीं रुककर अपना काम करने लग जाती है। वहीं बाहर फैंग सुई का वेट कर रहा होता है। उसके सारे कलीग बाहर आ गए थे लेकिन सुई अब तक बाहर नहीं आई थी। काफी देर तक वेट करने के बाद फैंग सुई के पास मैसेज करता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारी कंपनी के बाहर खड़ा हूँ। इस पर सुई रिप्लाई देती है कि मुझे आज ओवर टाइम करना पड़ रहा है, इसलिए मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, तो तुम घर वापस चले जाओ। लेकिन फैंग वापस घर नहीं जाता और वहीं रुककर सुई का वेट करने लग जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।